हम्म, अधिगम अक्षमता पढ़ा रहे थे कि बालकों में हम लोग विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक पढ़ रहे थे ना, उसमें एक भाग ये भी था अधिगम रूप से अक्षम बालक। ठीक है, जिनमें किसी प्रकार का आपको विकार देखने को नहीं मिलेगा। अधिगम रूप से अक्षम बालक मतलब क्या? हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग दृष्टि विकलांग बालक पढ़े थे, हम लोग वाणी विकलांग बालक बालक पढ़े थे, हम लोग शारीरिक रूप से विकलांग बालक पढ़े थे, हम लोग शैक्षिक विकलांग बालक भी पढ़े थे। उसी में एक तो अधिगम विकलांग, अधिगम अक्षमता वाले बालक भी हम लोग देखे थे। ठीक है, हमको लगता है शायद आप नहीं जुड़ी। तो अधिगम रूप से अक्षम बालक ऐसे बालक होते हैं जिनको आप देख के नहीं बोल सकते कि इनमें किसी प्रकार की अक्षमता है या एक्सेप्शनल चाइल्ड है। ठीक है, इनमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है। बस क्या प्रॉब्लम होता है, इनको कुछ कुछ शब्दों में, ठीक है, बोलने में हकलाते हैं, शब्दों का सही से, खास खास शब्दों का सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं। कोई कोई शब्द ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, सेम दिखने वाले शब्द इनको एक जैसे दिखते हैं, जैसे ए और बी में कोई अंतर नहीं हो पता चलेगा, छोटा बी और डी में इनको कोई अंतर नहीं पता चलेगा, ऐसे बालकों को। ठीक है, ऐसे बालकों को गणितीय संबंधी भी अक्षमता होती है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, इसमें उसको कोई डिफरेंस ही नहीं समझ में आएगा। जोड़ है कि घटाव है, ये दोनों सिंबल में क्या अंतर है, इसमें उसको अंतर नहीं समझ में आएगा। इसको कहते हैं अधिगम रूप से अक्षम बालक। जैसे कि आप लोग तारे जमीन पे मूवी देखी थी, उसमें जो बालक था ईशान, ईशान का यही प्रॉब्लम था, वो किसी रूप से अक्षम था, शारीरिक रूप से हैंडीकैप्ड बच्चा था, देख नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, हर चीज का उसमें गुण था। ठीक है, हर एक चीज उसका परफेक्ट था। बस उसमें क्या क्षमताएं थी, बस उसको सेम दिखने वाले लेटर जो है एक जैसे ही नजर आते थे, वह समझ में, वो पकड़ ही नहीं पाता था। यही होता है हम लोग का अधिगम रूप से अक्षम बालक। इसी अधिगम रूप से अक्षम बालक को हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़े थे, जो कि आप ज्वाइन नहीं की थी। पिछले क्लासेस में हम लोग क्या पढ़े थे? अधिगम अक्षम बालक जो होता है हम लोग का, देखिए चार प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बच्चा जिसको पढ़ने में तकलीफ होती है, पढ़ने में उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा मौखिक रूप से सीखने में उसको अक्षमता हो जाएगी, किसी चीज को वो मौखिक रूप से सीख नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, उसको वो माइंड में स्टोर नहीं कर पाएगा। तीसरा होता है लिखने की अक्षमता, वो चीजों को सही से लिख नहीं पाएगा, उसका हाथ सही से नहीं चलेगा। ठीक है, कुछ मसल से प्रॉब्लम हो जाते हैं जिसकी वजह से वो हाथ नहीं लिख पाता है वो लेटर्स को या फिर वर्ड्स को। चौथा था गणित संबंधी समस्या या गणितीय अक्षमता, जिसमें वो ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, उसको डिवाइड करना है कि प्लस करना है, उसको इस सब में चीज में अंतर ही नहीं समझता है। ये हम लोग का अधिगम रूप से अक्षम बालकों की पहचान होती है। आपको ऊपर से देखने से, जैसे कि हम लोग दृष्टि विकलांग बालक को देखेंगे तो पकड़ लेंगे कि ये बच्चा देख नहीं सकता है, वाणी विकलांग बालक को देखेंगे तो पकड़ लेंगे कि ये बच्चा वाणी विकलांग है। ठीक है, नशे के मादक पदार्थ बच्चे को देखेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे। इसका हम लोग सबका विशेषता बताए थे ना, हर एक की विशेषता बताए थे कि इन बच्चों को मैम कैसे पहला नंबर में क्या बोले? पहला हम नंबर प्रकार। बोले पढ़ने की अक्षमता। ये सब आप लोग का पीडीएफ मिलेगा, आप लोग को, आप लोग को मिल गया ना? आप लोग को पीडीएफ मेल में गया है, आप लोग का खुला है पूजा जी? नो मैम, मैम में नहीं, मेल में नहीं आया है। मेल में नहीं आया आया है? नहीं खुल रहा। आया है मेल में मैम, नहीं गया, खुल रहा। आया है लेकिन खुल नहीं रहा है। इससे पहले वाला जो कुछ भी नोट्स दिए हैं आप लोगों को हम, वो आप लोग के पास है या नहीं है, पहले ये बताइए। नहीं मैम, कुछ भी नोट्स नहीं है। कुछ भी नोट्स नहीं है, यानी कि घर में बिल्कुल भी रिवीजन नहीं होता है? मैम नो मैम। आज सर भेज दिए हैं एक नोट्स। आज सर भेजे हैं तो वो खुला है गायत्री जी? व्हाट्सएप में भेजे हुए हैं अभी। व्हाट्सएप में? मेल यस में मैम। भेजे हैं सर? नहीं, व्हाट्सएप में अभी भेज दिए हैं। व्हाट्सएप में भेजे हैं तो देखिए पूजा जी, आपका भी व्हाट्सएप में तब गया होगा। ठीक है, जब मेल में नहीं खुल रहा है तो आप लोग सर को बोलिए कि जो भी नोट्स यस है वो मैम, व्हाट्सएप पियाजी जी का थ्योरी आया है। हाँ। आया है। यस मैम। प्याजे जी का थ्योरी ये अलग, ये आधा होगा, इसमें वाइगोस्की जी होंगे। प्याजे जी का जो थ्योरी सर अभी भेजे हैं उसमें हम लोग का विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक भी आप लोग खोल के देखिएगा थोड़ा सा होंगे, और वो हम लोग का वाइगोस्की जी है। प्याजे जी का स्टार्टिंग वाला थ्योरी नहीं गया होगा, गया है देखिए। यस मैम, बाइगोस्की जी का है। वाइगोस्की जी का है ना, यानी कि इसका शुरुआत वाला आधा आप लोग के पास नहीं है। आप लोग सही से पूरा नोट्स पहले तो रखिए, आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन दे दे
28 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 28 दिसंबर, यही 28 दिसंबर से एग्जाम आप लोग का सीटेट का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। आप लोग चेक कीजिएगा आप लोग का कब से एग्जाम होगा, आप लोग का डेट कब दिया है। इस ठीक तरह है से मैम। नहीं होगा, हर एक चीज को अच्छे से पढ़ना होगा, हर एक चीज को अच्छे से समझना होगा। बहुत आप लोग जैसे सीटेट को समझ रही है ना, उतना इजी नहीं है। और जितना जो पढ़ रही है एकदम जैसा सोच रही है कि ऐसा ही एकदम आ जाएगा, नहीं, एकदम ऐसा नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं। ऑल ओवर ऑफ इंडिया का टेस्ट होता है, कोई एक दो जन का नहीं ना है, पूरा सबका आईक्यू टेस्ट लिया जाता है, कितना किसका आईक्यू स्ट्रांग है। जैसा पढ़ रही है सेम वैसे ही क्वेश्चन नहीं आएगा, घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या देखे थे, पढ़ने संबंधी जो बच्चों में अक्षमता होती है, वह बच्चे में क्या होते हैं, बच्चे जो है पढ़ने में उनको प्रॉब्लम होता है किसी चीज को। लेटर ए है तो ए को बी, कहीं बी लिखा है तो बी को डी, ठीक है। तो इस तरीके से एम, एम को डब्ल्यू, समान समान दिखने वाले लेटर होते हैं ना, इन सब को बच्चा जो है मतलब क्या करता है, कंफ्यूज रहता है कि वो एम है कि डब्ल्यू है, ए है कि बी है, बी है कि डी है। बच्चा इसको पढ़ने में क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का दोष को होगा हम लोग बांटे तो दो भागों में बांटे हैं। एक को हम लोग कहते हैं एलेक्सिया और दूसरे को कहते हैं डिसलेक्सिया, ठीक है। और पढ़ने में ऐसे बच्चे जो होते हैं बिल्कुल लाचार होते हैं। आप इनको एक पैराग्राफ लिखने को पढ़ने को दे दो, ये बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे। इनको लेटर ही समझ में नहीं आते, इनको सारा लेटर जो है माइंड में क्या करेंगे, घूमने लगेंगे, नाचने लगेंगे, इनको लेटर ही समझ में नहीं आएगा कि वो है क्या। वो जब जो उसकी समझ ही नहीं है, उसकी पहचान ही नहीं है बच्चों के पास, तो बच्चे उसको पढ़ेंगे कैसे। तो ऐसे प्रॉब्लम्स वाले बच्चे को हम लोग एलेक्सिया और डिसलेक्सिया के नाम से जान, ठीक है। ज्यादातर हम लोग का सीजन में डिसलेक्सिया पूछता है, एलेक्सिया बहुत ही कम पूछता है। मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है, अफेजिया एंड डिस्फेजिया। ऐसे बच्चों को मौखिक रूप से किसी चीज को सीखने में बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। वो बोल बोल के भी उस चीज को सीख नहीं पाते हैं, नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं उसको माइंड में स्टोर कर पाएंगे बच्चे। तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है, अफेजिया एंड डिस्फेजिया। इसके बाद हम लोग का लिखने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता को भी हम लोगों ने यहाँ पे चार भागों में बांटा गया है। बच्चों को लिखने में यहाँ पे मसल्स का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कोई लेटर लिख ही नहीं पाते हैं बच्चे, उसको सही से बना ही नहीं पाते हैं, ठीक है। कैसे उसका शेप होगा, आकार होगा, उस चीज को बच्चों को बनाने में दिक्कत होती है। इसको चार भागों में बांटा गया है, अग्रेफिया, अपेक्सिया, इसके बाद डिसग्राफिया और डिसफ्लेक्सिया, ये चार भाग होते हैं इसके। और गणितीय संबंधी अक्षमता में बालकों को, बच्चों को प्लस माइनस, डिवाइड है, इंटू है, इन सब साइनों में प्रॉब्लम हो जाता है। ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब शेप्स को देखने में, समझने में इनको प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इसको तीन भागों में बांटा गया है, एक होता है वर्बल डिस्कैलकुलिया, दूसरा होता है ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया और तीसरा होता है लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया। वर्बल डिस्कैलकुलिया यानी कि बच्चों को मुंह से बोलने में, ठीक है, स्क्वायर है कि वर्ग है कि क्या है, वो सबको बोलने में, वर्बली कुछ चीज बोलने में उनको प्रॉब्लम होती है। ग्राफिकल कैलकुलिया का मतलब होता है बच्चों को ग्राफिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाते हैं, ठीक है। ग्राफ पेपर हो जाता है ना, उससे ग्राफिक से रिलेटेड कुछ ग्राफ बनाना, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इन सब शेप से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है। और लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया का मतलब होता है बच्चों को सैंपल संबंधित प्रॉब्लम होते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग, इसमें बच्चों को क्या होती है, दिक्कत होती है, ठीक है। देखिए एक नोट है, इसको ध्यान रख के सुनिएगा। बोल रहा है डिस्प्रेक्सिया एक ऐसी अक्षमता होती है जो गात्यात्मक कठिनाई में गति और समन्वय, कोऑर्डिनेशन के साथ समस्या को संदर्भित करती है। गात्यात्मक यानी कि हम लोग का मोटर डेवलपमेंट, आप लोगों को फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट एक टॉपिक पढ़ाए थे ना, तो ये हम लोग का मोटर डेवलपमेंट है। तो बच्चे क्या होते हैं, मसल्स जो होते हैं, किसी भी वर्ड को, किसी भी शब्द सेंटेंस को, कोई भी अक्षर है उसको लिखने में बच्चों को क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। वो उसको सही से बना ही नहीं पाते, लिख ही नहीं पाते। तो ये हम लोग का क्या होता है, डिस्प्रैक्सिया संबंधी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से बालकों को लिखने में तथा कुछ काटने में भी क्या होता है, कठिनाई का अनुभव होता है। लिखने में उसको शेप देना है, उसको गोल बनाना है, गोल बना के उसको काटना है, ये सब चीजों में बच्चों को क्या होता है, डिस्प्रैक्सिया में प्रॉब्लम होता है। कोऑर्डिनेशन में बच्चे नहीं बैठा पाते, ठीक है।
अधिगम अक्षमता या अधिगम अपंग बालकों की विशेषताएं या पहचान। ऐसे बच्चों को आप कैसे पहचानेंगे कि अधिगम रूप से अक्षम बालक हैं? ये तो मतलब इनकी तो कोई ऊपर से तो देखने में बिल्कुल नॉर्मल दिखेंगे, सामान्य दिखेंगे, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, तब कैसे पहचानेंगे ऐसे बालकों को? तो ऐसे बालकों को पहचानने के लिए क्या करना होगा? जब भी हम देखेंगे कक्षा में बच्चे जब भी ये पढ़ने बैठेंगे या फिर पढ़ेंगे या फिर कुछ रीड करेंगे या लिखेंगे, तब हमको इनकी अधिगम अक्षमता के विषय में पता चलेगा। ऐसे नॉर्मली इनको देखने से हमें नहीं समझ में आएगा कि ये बच्चे अधिगम रूप से अक्षम है। ठीक है? तो अधिगम अक्षम या अधिगम रूप से अक्षम बालक जो होते हैं, वो क्या हो जाएंगे? एक या अन्य कारकों के फलस्वरूप बहुत सी गहन अध्ययन समस्या या अधिगम विकार से ग्रस्त पाए जाएंगे। जरूरी नहीं है कि किसी बच्चे में एक ही प्रकार की अधिगम अक्षमता होगी, उसमें पठन संबंधी अधिगम अक्षमता भी हो सकती है, उसमें लेखन संबंधी अधिगम अक्षमता भी हो सकती है और उसमें हम लोग का ग्राफिकल संबंधी अधिगम अक्षमता भी हो सकती है। ठीक है? तो ये बात जरूरी नहीं है कि किसी बच्चे में एक ही प्रकार की अधिगम अक्षमता होगी, एक बच्चे में एक से ज्यादा अधिगम अक्षमताएं हो सकती हैं। और फिजिकली या मेंटली हम लोग के जो चैलेंज बच्चे होते हैं उनमें भी अधिगम अक्षमता हो सकती है। ठीक है? बच्चा क्या है? आपका ब्लाइंड है, पूरी तरह से देख नहीं सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी एक तो उसमें हम लोग का विकार है ही, एक तरह से तो बच्चा जो है विशिष्ट है ही, दूसरे रूप से क्या है, उसमें अधिगम रूप से भी अक्षमता पाई जा सकती है। और अगर नहीं भी है, अगर नॉर्मल बच्चा है, सामान्य बच्चा है, तो उसमें एक से ज्यादा अधिगम अक्षमताएं पाई, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये क्या होते हैं? सामान्य दिखाई देने वाले बच्चों के समान ही दिखते हैं और अक्षरों और वर्णों में भ्रम हो जाता है। ठीक है? अक्षर और भ्रम, जैसे कि आप लोग को क्या बोले, बी और डी, इनमें इनको भ्रम हो जाएगा कि ये बी है कि डी है। कभी उसको बी पढ़ेंगे और कभी उसी लेटर को डी पढ़ेंगे। ठीक है? एक ही पेज में बैड लिख रहे हैं तो बी ए डी बैड लिख रहे हैं, फिर दो चार वर्ड के बाद फिर लिख रहे हैं तो डी ए बी डैब लिख दे रहे हैं, फिर थोड़ा देर बाद लिख रहे हैं तो डी ए बी डैब लिख रहे हैं, फिर बी ए डी बैड लिख दे रहे हैं। तो उनको बी और डी जैसे लेटर हैं, एम और डब्ल्यू जैसे लेटर हैं, ए और वी जैसे लेटर हैं, ऐसे समान दिखने वाले लेटर जो होते हैं, आई है और एल है, इनको डिफरेंट ही नहीं समझ में आएगा, पता ही नहीं चलेगा कि दोनों में अंतर क्या है। दोनों कभी इसको कभी वो बोलेगा, उसको कभी वो बोलेगा। ठीक है? तो जब भी ये बच्चा पढ़ेगा या लिखेगा, इनकी कॉपी को देखकर, इनके हम लोग रीडिंग पैटर्न को देखकर हम लोग इसको पहचानेंगे कि इस बच्चे में किसी प्रकार की अधिगम अक्षमता है। ठीक है? तो मौखिक रूप से किसी चीज को सीखने में वो अक्षम हो जाता है। अगर आप उस बच्चे को बोलेंगे ना कि ये पोयम है, इस पोयम को पढ़ पढ़ के हमको याद करके सुनाओ, वो बच्चा मौखिक रूप से उसको पढ़ के सीखने में सक्षम नहीं होगा, उसको इसमें भी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि एक तो सबसे पहले तो इसमें एक विकार है कि वो लेटर को पहचान ही नहीं पा रहा है। दूसरा, अगर उसको चिड़िया पढ़नी है तो चिड़िया की जगह वो कुछ और उसको पढ़ रहा है। ठीक है? क्योंकि लेटर उसको समान दिखने वाले लेटर जो है दूसरा दिख रहा है, गलत दिख रहा है, उसका वो सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से जब बच्चा वो बोलेगा तो भी हम लोग उसको पहचान सकते हैं कि इस प्रकार से यह बच्चा जो है अधिगम रूप से ग्रसित है। लिखने से संबंधित कोई अक्षमता, सॉरी, तो लिखने से संबंधित भी ऐसे बच्चों में कई प्रकार की अक्षमताएं हमें देखने को मिलेगी। जैसे आप लोग को क्या बोले थे हम लोग का डिस्प्लेजिया में, कि मसल्स जो होते हैं, मसल्स और हाथ के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं बना पाते हैं बच्चे, अक्षरों को लिख नहीं पाते हैं, किसी चीज को काटने में इनको दिक्कत होती है। तो इस प्रकार की अक्षमताएं भी हमें बच्चों में देखने को मिलेगी। ठीक है? तो इसके बाद एक और पॉइंट दिया हुआ है, इनकी ये अधिगम समस्याएं, कमियां या दोष जो है दूसरों की दृष्टि में तब आती हैं जब ये बालकों को भाषाई कौशल जैसे कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना को अर्जित करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए देखा जाता है। शुभोपल्ली, आप लोग को लैंग्वेज पढ़ाएंगे ना हम, तो लैंग्वेज में एक हम लोग का लैंग्वेज का एक थ्योरी है शुभोपल्ली। शुभोपल्ली में सबसे पहले कोई भी बालक होता है, जन्म के उपरांत सबसे पहले बालक सुनना सीखता है, सुन के अपने एनवायरमेंटल से सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर अंत में बालक लिखना। ये एक सीक्वेंस में चलता है, एक पैटर्न में चलता है। ठीक है? और यह एक जटिल प्रक्रिया है। तो इस सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना अर्जित करने में असमर्थता व्यक्त कर जब करता है, तब हमें पता चलता है कि यह बालक जो अधिगम रूप से अक्षम है, वो बातों को सही से सुन नहीं पाएगा। ठीक है? जैसे कि मान लीजिए बहुत से लोग हैं जिसे डिक्टेट करवाया जाए
तो किसी चीज को बहुत ध्यान से सुनते हैं और एक बार सुने हुए चीज को वो लोग माइंड में रखते हैं और उसको सभी चीजों को नोट कर लेते हैं। कुछ लोग जो है थोड़ी देर के बाद फिर से रिपीट कीजिए, फिर से रिपीट कीजिए, फिर से रिपीट कीजिए, यानी कि उनका ध्यान में रखने की यानी कि स्टोर करने की कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है। इन बच्चों की उससे भी ज्यादा। ठीक है, तो सुनना, बोलना, सुनेंगे किसी चीज को यानी कि हम माइंड में क्या कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, जो सुन रहे हैं उसको सही रूप से बोले। ठीक है, पढ़ना, उसको सही रूप से पढ़े और उसको सही रूप से लिखे। ये जो हम लोग का शुभोपल्ली का जो हम लोग का पैटर्न होता है, सीक्वेंस होता है, इसमें बच्चों को क्या होती है, असमर्थता होती है और फिर तर्क करने में। ठीक है, तो उनका जो है शुभोपल्ली ही क्या है, सार्थक नहीं है। इसके शुभोपल्ली ही सार्थक नहीं है तो उसको अन्य आगे वाले हम बेसिक ही नहीं सीखे, क ख ग घ क्या होता है, कैसे क्या होता है, बेसिक ही नहीं सीखे, तो आगे आने वाले जीवन में या फिर आगे आने वाले क्लासेस में हमको शब्द बनाने को दे दिया जाए या वाक्य बनाने को दे दिया जाए, तो हमको बेसिक ही नहीं पता है तो हम कैसे बना पाएंगे। तो क्या होता है, ऐसे बच्चों को फिर तर्क करने में, चिंतन करने में तथा गणितीय योग्यताओं और सामाजिक कुशलताओं को अर्जित करने में वह बच्चा बेहद परेशानी का सामना करता है। ठीक है, क्योंकि उसका बेसिक, उसका शुभोपल्ली सही नहीं है, जिसकी वजह से इस बच्चे को इस प्रकार की समस्याएं होती है। और एक विशेषज्ञ शिक्षक और अभिभावक और मनोवैज्ञानिकों के द्वारा देखा जाता है। किसी ऐसे बच्चे को किसी काउंसलर से जरूर मिलवाना चाहिए। काउंसलर जो है, जैसे कि हम लोग का तारे जमीन पे मूवी था, उसमें अगर देखा जाए तो आमिर खान जो है एक काउंसलर के रूप में ईशान शर्मा को क्या करता है, ट्रीट करता है। ठीक है, उसके अंदर क्या कमियां हैं, वो पहले उसकी सारी कमियों को देखता है, इसके बाद उसमें धीरे 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 उसको सुधार लाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो एक काउंसलर से उसको क्या करवाना चाहिए, मिलवाना चाहिए। आगे बोल रहा है, इन बालकों के व्यवहार में व्यग्रता और अनावश्यक उत्तेजना देखने को मिलती है। व्यग्र रहते, व्यग्र का मतलब होता है मतलब बहुत डिस्टर्ब रहेंगे, किसी चीज में कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। पेशेंस ऐसे बच्चों में नहीं होता है, बहुत जल्दी अपना पेशेंस खो देते हैं। ठीक है, और स्थिर नहीं रहेंगे, मतलब कुछ ना कुछ खुरापात इधर उधर करते रहेंगे। मतलब इनको अंदर से बेचैनी जैसा लगा रहता है। ये इनको लगता है कि हम बाकी से सामान्य नहीं है, हमारे अंदर ये कमी है, विकार है, जिसकी वजह से ये बच्चे जो है व्यग्र रहते हैं, परेशान रहते हैं और अनावश्यक उत्तेजना इनके अंदर हम लोग देखने को देख सकते हैं ऐसे बालक। ठीक है, ये बालक पढ़ने समय पंक्तियों को छोड़ देते हैं या फिर एक ही पंक्ति को बार बार पढ़ते हैं। अधिगम रूप से अक्षम बालक, या तो आप किसी चीज को रीडिंग करने के लिए दे रहे हो ना, तो एक लाइन पढ़ रहा है, एक लाइन के बाद एक लाइन को, नेक्स्ट वाले लाइन को वो छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद वाले नेक्स्ट लाइन पे पढ़ने लगा, या फिर एक ही लाइन को वो एक बार नहीं, क्योंकि इनका जो है ना माइंड जो है कॉन्सेंट्रेट ही नहीं रहता है। ये इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस लाइन को हम पढ़ चुके हैं और हम फिर उसी को बार बार रिपीट कर रहे हैं, 2 बार 3 बार उसी लाइन को क्या कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे अधिगम रूप से अक्षम बालकों में ऐसे हम लोग को देखने को मिलता है। या फिर पढ़ते रहेंगे और एक लाइन बीच से गायब कर देंगे, एक लाइन 2 लाइन बीच से गायब हो गया, इसके बाद वाले लाइन को वो पढ़ने लगे। तो ऐसे बच्चों में ऐसे अगर इस प्रकार की कोई समस्या आ रही है, दिख रही है, तो हम लोग क्या समझेंगे कि यह बच्चा जो है अधिगम रूप से अक्षम बच्चा है। ऐसे बच्चों को हम लोग डिमोरलाइज नहीं करेंगे। ऐसे बच्चे, ये कोई बहुत बड़ा हम लोग का क्या है, बीमारी नहीं है। अगर इनको थोड़ा केयर किया जाए, काउंसलिंग की जाए, इनका क्या क्या कमियां हैं उन सबको देखा जाए, ऐसे बच्चे भी सामान्य बच्चों की तरह नॉर्मली पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा ये नहीं है। और बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसा हम लोग का होता है। ठीक है, ये बालक समय बताने में एवं दिन महीना तथा ऋतुओं को क्रम में नामोल्लेखित करने में, ठीक है, और गणित की श्रावणी याद करने में इनको दिक्कत होता है। किसी चीज को ये लोग सीक्वेंस में नहीं बता सकते हैं। आज कौन सा दिन है, इनको ध्यान में ही नहीं रहेगा। ठीक है, या फिर पूरा दिन का नाम सीक्वेंस में बताओ। ठीक है, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, ये पूरा सीक्वेंस में नहीं बता, इनको सीक्वेंस कभी किसी का नहीं याद रहेगा, चाहे वो जनवरी फरवरी हो, चाहे वो दिनों का नाम हो। ठीक है, चाहे 1 2 3 सीक्वेंस में बताए पूछा जाए, तो बीच से कुछ ना कुछ हम लोग का फिगर्स को वो गायब। तो किसी भी चीज को क्रमानुसार करने में इन ऐसे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ये उसको क्रमानुसार उसको अपने माइंड में स्टोर ही नहीं कर सकते हैं, इनको समस्या होती है, इनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ऋतुओं के नाम भी हैं जो सीक्वेंस में, जैसे 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 हम लोग का जो जो ऋतु जिसको फॉलो करता है उस तरह से बोला जाए बताने के लिए, तो ये बच्चे नहीं बता पाएंगे। इनको क्या होता है, सीक्वेंस में किसी चीज को बताने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है।
चलिए, ये सब है इन सारे बच्चों की पहचान। आगे बोल रहा है ऐसे बालक वर्णों को गलत क्रम में लिखते हैं, जैसे कि प्लेट को अगर प्लेट लिखना हो तो लेफ्ट पढ़ बढ़ जाएंगे इसको इत्यादि इस तरह से बहुत से ऐसे शब्द होंगे। देखिएगा बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, जब उनकी हिंदी की कॉपी चेक कीजिएगा चाहे उसकी इंग्लिश की कॉपी चेक कीजिएगा, तो हिंदी का स्पेलिंग मोस्टली आपको हिंदी में नजर आएगा। हिंदी का स्पेलिंग जो इतना गलत होता है, लिखना है प्लेट लिख देंगे लेफ्ट, ठीक है, लिखना है स्कूल लिख देंगे स्कूल, पूरा पूरा का पूरा शब्द लिख देंगे। तो ऐसे बच्चे जो हैं वर्णों को गलत क्रम में लिखते हैं, ठीक है। लॉ पहले आएगा तो लॉ को कर देंगे बाद में, ठीक है। मतलब वो सीक्वेंस के अनुसार प्रोनाउंसिएशन आप प्लेट कर रहे हैं प्लेट, लेकिन जिस वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन पूरा हो रहा है उनके अनुसार क्या है, वो वर्ड ही पहले आएगा, वो अक्षर ही पहले आएगा। जिस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हाफ हो रहा है आधा हो रहा है उनके अनुसार वो अक्षर बाद में, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो है वर्णों को क्या करते हैं, उल्टा पुल्टा लिखने की भी समस्या होती है। उनकी कॉपी देख, हाँ उनको बोले नहीं, नहीं नहीं, प्लेट वो आप प्लेट बोल रहे हो, वो प्लेट बोलेंगे, वो बोलेंगे प्लेट सही, लेकिन वो प्लेट नहीं लिखेंगे, वो वहां पे लेफ्ट लिख देंगे। प्लेट में उनको ऐसा लग रहा है प्लेट, उनको लग रहा है कि ले आधा फ और ट, मतलब जो लेटर कंप्लीट आ रहा है वही लेटर पहले आएगा, और जो हाफ लेटर आ रहा है वो हाफ लेटर पहले नहीं आएगा। उस चीज को वो प्राय स्कूल को स्कूल लिख देते हैं। बहुत हिंदी में सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होता है, ठीक है। तो हम लोगों के साथ भी होता था, हम लोग के साथ भी होता था ऐसा, ऐसा नहीं है कि हम लोग के साथ नहीं होता है। तो क्या हम लोग अधिगम रूप से अक्षम बालक है? नहीं, थोड़ा बहुत विकार होता है हर किसी में स्कूली टाइम पे, लेकिन उसको अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए, थोड़ा कोशिश की जाए तो वो विकार दूर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि ये शब्दों को छोटा बनाकर भी उच्चारण करते हैं। जो बड़े शब्द रहेंगे ना, अब रिमेम्बर रहेगा, रिमेम्बर रहेगा, रिमेम्बर को रेम्बर कर देंगे। बहुत बड़ा लेटर है ना, अब उस बहुत बड़े लेटर को क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, रिमेम्बर रेम्बर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद सडनली है, सनली कर देंगे, उसका स्पेलिंग लिखेंगे तो मिस्टेक, ठीक है। ऐसे बच्चे में इस प्रकार के भी हम लोग को विकार देखने को मिलते हैं। अच्छा, ऐसे बालक ऐसे दिखने वाले शब्दों को गलत पढ़ते हैं जिसमें हेल्प है। हेल्प मतलब क्या है, सेम अक्षर HELD, हेल्ड होता है, HELP हेल्प होता है, ठीक है। सेम हम लोग का एक ही साउंड वर्ड है, ई साउंड वर्ड है। अब ई साउंड वर्ड है, उनको लग रहा है कि ये हेल्प और हेल्ड दोनों सेम ही है, तो वो वहां पे क्या करेगा आपको, ऐसे बच्चे जानते हैं ध्यान बहुत कम देते हैं किसी चीज को। अब टीचर बोल रही है हेल्प लिखने के लिए, उनके माइंड में हेल्ड है, हेल्प और हेल्ड दोनों तो सेम ही होता है, वो वही लिख के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, थोड़ा ध्यान देंगे कि मैम हेल्प बोल रही है तो वो हेल्प लिख सकते हैं, लेकिन वो उस चीज पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करते, उस चीज पे ध्यान ही नहीं देते, जिसकी वजह से वो बच्चे गलत लिख देंगे, ठीक है। हेल्प की जगह हेल्ड लिख देंगे, क्योंकि उनको क्या लगेगा कि दोनों सेम ही है, ठीक है। अच्छा, इस प्रकार के बालक दाएं बाएं को भी देखने में हम लोग को भी आज तक अभी भी प्रॉब्लम होता है, लेफ्ट है कि राइट है, दायां है कि बायां है, उत्तर कहाँ है दक्षिण कहाँ है, इस चीज का तो हम लोग को भी प्रॉब्लम होता है। अगर आप लोग को बोला जाए रास्ते में, हाँ, तब अपना, अब हम अचानक से अगर कोई पूछ लेगा कि आपका दायां कहाँ है, तो दायां बायां हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, मेरा दायां कौन सा है। यही राइट और लेफ्ट बोलने से समझ में आ जाएगा, लेकिन दायां बायां बोलने से हमको भी समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे बच्चों को दायां बायां, ठीक है, ये सब चीजों में भी क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। ऐसे बालकों में सूचनाओं को व्यवस्थित कर उसे लाभ उठाने में भी अक्षमता होती है। जैसे नॉर्मल बालक है, चाहे हम लोग के ब्रिलियंट बच्चे हैं, उनसे उनको अगर कोई इंफॉर्मेशन मिला, उस इंफॉर्मेशन को वो कलेक्ट किए, उस इंफॉर्मेशन से वो क्या करते हैं, भविष्य में अगर उनसे किसी प्रकार का उनको लाभ उठाना है तो उससे वो लाभ उठा सकते हैं। लेकिन ऐसे बालक जो हैं, उनको कितना भी अच्छा से अच्छा इंफॉर्मेशन मिल जाए, सबसे पहले तो वो ज्यादा देर तक उसको माइंड में स्टोर नहीं कर पाएंगे, वो उस चीज की समझ ही नहीं बना पाएंगे, और उससे कुछ लाभ भी नहीं उठा पाएंगे ऐसे, क्योंकि उनका माइंड उतना ज्यादा जो है वाइडली वर्क ही नहीं करता है, ठीक है। उतना ज्यादा अच्छे से उनका दिमाग जो है कि इस चीज के माध्यम से हम लोग ये भी कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं, उतना ज्यादा वो लोग दिमाग से वर्क नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ ऐसे बच्चों में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। यस मैम।
अगला बोल रहा है अधिगम अक्षमता या अधिगम अशक्त वाले बालकों की शिक्षा और समायोजन। ऐसे बालकों के लिए शिक्षा और समायोजन कैसे होनी चाहिए? ठीक है, तो विशेष उपचारात्मक और शैक्षिक कार्यक्रम की व्यवस्था करनी चाहिए। हमको ऐसे बालकों में थोड़ा फोकस ज्यादा करना चाहिए, जैसे कि आमिर खान ईशान पे कर रहा था। आपके घर में अगर कोई ऐसा बालक है तो कक्षा में टीचर्स को उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, घर में पेरेंट्स को उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। वो किस लेटर पे अटक रहा है, उसको डब्ल्यू और एम में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो हम उसी चीज को उसको समझाने की, उसकी समझ बनाने की कोशिश करेंगे। वो जिस शब्द में अटक रहा है उसको अटकने में वहां पे उसको प्रोनाउंसिएशन, हम उसी शब्द को बार बार उसको रटवाएंगे, बुलवाएंगे। ठीक है, उसको जो अक्षर लिखने में प्रॉब्लम हो रही है हम वो अक्षर लिखने का उसको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो ऐसे बालकों पर हमें थोड़ा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। विशेष ध्यान दिया जाएगा तो ऐसे बालक जो है सामान्य बालकों की तरह नॉर्मली स्टडी कर सकते हैं। आगे बोल रहा है बालकों की वर्तमान परिवेश और परिस्थितियों में सुधार लाना, जो उसका प्रेजेंट है। जैसे कि मान लीजिए ईशान शर्मा का माहौल, घर का माहौल कैसा था, उसके पेरेंट्स उस पर बार बार गुस्सा करते थे कि बड़ा भाई पढ़ने में इतना तेज है, ये कुछ नहीं करता है, ये बार बार फेल हो जाता है। तो उस तरह का घर का माहौल नहीं होना चाहिए। उसको बच्चे को बहुत ही अच्छे से स्नेह से उसके साथ ट्रीट करना चाहिए, उसकी क्या कमियां है उसको जानना चाहिए। अगर देखिए उसमें क्या एक मूवी में दिखाया है कि पहले ईशान शर्मा ड्राइंग बहुत अच्छा बनाता था, वो ड्राइंग बनाता था तो उसने एक बुक बनाई थी जिसमें वो क्या दिया था, मम्मी पापा भाई और स्वयं को साथ में रखा था। फिर धीरे 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 वो क्या करता है, देखता है कि वो अपने को उस ग्रुप से अलग करते जा रहा है। तो आखिर वो बच्चा ब्रिलियंट है तभी तो इतना अच्छा वो ड्राइंग बनाया। उसको समझ में आया कि धीरे 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 उसको अपने आप को उस फैमिली से अलग करना है। ठीक है, उसको वैसा महसूस हुआ कि घर वाले उसके साथ अच्छा ट्रीट नहीं करते हैं या फिर उससे जो एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है। उसको नॉलेज हो रहा है, उसको समझ आ रही है तभी ना। तो उनके साथ कभी भी इस तरह का हम लोग को बिहेव नहीं करना चाहिए, बहुत ही अच्छे से बिहेव करना चाहिए, उनकी कमियों को जानना चाहिए। आगे बोल रहा है कि विशिष्ट निर्देशन और परामर्श, यानी कि एक हम लोग को काउंसलर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है ऐसे बच्चों के लिए, जो उनका काउंसलिंग कर सके, उनमें क्या कमियां है क्या नहीं कमियां, वो सब चीजों को वो बताए। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि अधिगम अक्षमता का सबसे प्रमुख कारण दिमाग का किसी भी सूचना को सही तरीके से ग्रहण करना और उस पर कार्य नहीं कर पाना है। ठीक है, ऐसे बच्चे क्या करते हैं, फोकस ही नहीं कर पाते हैं किसी चीज पे। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को वो सही से फोकस करके अपने माइंड में स्टोर नहीं कर पाते हैं और उस पर कोई भी कार्य ऐसे बच्चे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, देखिए सीटेड में आप लोगों को हम इतने सारे अधिगम अक्षमता बताएं, सीटेड में मेन रूप से जो अधिगम अक्षमता से क्वेश्चन आता है मोस्टली जब भी आएगा इन्हीं से आएगा। तो सीटेड में 3 अधिगम अक्षमताओं से प्रश्न पूछी जाती है। पहला है पढ़ने में अक्षमता, जिसको हम लोग डिसलेक्सिया के नाम से जानेंगे। पढ़ने में अक्षमता डिसलेक्सिया, लिखने संबंध अक्षमता डिसग्राफिया, लिखने संबंधी अक्षमता डिसग्राफिया। ठीक है, और गणितीय संबंधी अक्षमता डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया रहेगा ना, डिसकैलकुलिया तीनों ही पूछ लेगा। अगर वर्बल डिसकैलकुलिया पूछ लिया, लेक्सिकल पूछ लिया या ग्राफिकल पूछ लिया, उसके साथ तो कैलकुलिया जुड़ा ही हुआ है। वो तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि वो मैथ से रिलेटेड है, गणित से संबंधित है। ठीक है, बाकी दोनों में लिखने में और उसमें प्रॉब्लम होता है। तो पढ़ने संबंधित अक्षमता क्या होता है, डिसलेक्सिया। ठीक है, पढ़ने संबंधित अक्षमता डिसलेक्सिया, लिखने संबंधित अक्षमता डिसग्राफिया। ये आप लोग याद रखिएगा, यहीं से मोस्टली इन तीनों से ही ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप लोग के पास व्हाट्सएप चला गया ना? देखिए इतना तो हम लोग रीजन जान लिए कि बच्चों में ये विकार, अधिगम रूप से अक्षम बालकों में ये सारे हम लोग की कमियां होती है, ये सारे विकार होते हैं। इसके अलावा भी कुछ विकार होते हैं जो कि अधिगम रूप से अक्षम बालकों में हो सकते हैं। ठीक है, तो हर बार बच्चों के अधिगम में आने वाली समस्या किसी प्रकार की अक्षमता को ही दिखाए, जरूरी नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बच्चों में जो अक्षमताएं हैं वो शारीरिक अक्षमता हो, मानसिक अक्षमता हो, या फिर हम लोग का
अधिगम रूप से अक्षम बालक हो, जरूरी नहीं, इसके अलावा भी बालकों में कुछ कुछ अक्षमताएं होती हैं, देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि हर बच्चा व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से भिन्न है। ये हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस में पढ़े कि हर बालक जो है एक दूसरे से क्या है, चाहे वो शक्ल सूरत में हो, चाहे अपने कार्य क्षेत्र में हो, कौशल में हो, हर क्षेत्र क्षेत्र में बच्चा जो होता है एक दूसरे से अलग होता है। ठीक है, और उस पर बच्चों की रुचि जो होती है, रुझान जो होती है, ये सब क्या क्या होती है, एक दूसरे से अलग होती है। ठीक है, बोल रहा है कि अधिगम अक्षमता से प्रभावित बच्चे सामान्य बच्चों से अधिक भिन्न प्रतीत होते हैं। सामान्य बच्चे जो इस तरीके से किसी चीज को पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे या फिर प्रोनाउंसिएशन कर लेंगे, बच्चे वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उनको देखकर नहीं पहचाना जा सकता है कि उनमें किस प्रकार की अधिगम अक्षमता है, क्योंकि उनकी कठिनाइयां स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। क्यों ऐसे बच्चों को हम लोग नहीं पकड़ पाएंगे? क्योंकि जो उनका जो प्रॉब्लम है वो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है। जब बच्चे उस प्रकार के व्यवहार करेंगे या फिर पढ़ेंगे, लिखेंगे या बोलेंगे, तब हमें उस प्रकार की अक्षमताएं उनके अंदर दिखाई देती है। तो इसके लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करके उनकी कमियों को जांचना चाहिए। अधिगम संबंधी अक्षमता अनेक कारणों से हो सकती है। ज्यादातर ये अक्षमताएं वातावरण जनित होती है। ठीक है, वातावरण जनित यानी कि हम लोग के इन्वायरमेंट से। ज्यादातर बहुत रेयर ये अनुवांशिकता कारण इसको हम लोग कहेंगे, पैतृक संपत्ति कहेंगे। ज्यादातर क्या होता है, हम लोग का वातावरण जनित होती है, परंतु ये क्षमताओं में अनुवांशिकता की भी भूमिका होती है। अनुवांशिकता से पूरी तरह से परे नहीं कर सकते हैं, अनुवांशिकता का भी इसमें थोड़ा बहुत रोल होता है। मान लीजिए जैसे कि तुतलाना, ये भी अनुवांशिकता, ये भी हम लोग का अधिगम क्षमता में आ गया। तुतलाना, हकलाना अधिगम क्षमता भी होता है। ये सब भी, कोई बच्चा अगर तुतला रहा है, मान लीजिए उसके पेरेंट्स तुतलाते हैं, अगर वो बच्चा जन्म लिया, अनुवांशिक रूप से वह भी अपने पिता की या पैतृक संपत्ति ले लिया, वह बच्चा भी क्या रहा, तुतला रहा है। ठीक है, यह भी क्या है, अधिगम रूप से अच्छा में अनुवांशिक रूप से आया। हम लोग का वातावरण जनित भी होता है। वातावरण के थ्रू बच्चे को इस प्रकार के विकार हो सकते हैं या किसी प्रकार की कुछ कमियां हो सकती है। उसका प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बच्चे को अक्षरों का सही ज्ञान या समझ नहीं दिलवाया गया, बच्चा उसी समय कंफ्यूज हो गया, तो उस वजह से बच्चों को अधिगम रूप से क्षमता हो सकती है। ठीक है, लेकिन इसमें अनुवांशिकता का भी हम लोग का थोड़ा बहुत रोल होता है। हकलाना, ये भी अनुवांशिकता हो सकती है, जैसे कि हमारी चाची हकलाती है, उनका बेटा भी हकलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हाँ, मतलब शुरू से चलता रहता है। हाँ, अनुवांशिक रूप से जरूरी नहीं है कि आपका, जैसे कि आपका जनरेशन में ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा, ऐसा नहीं है। जैसे मेरी चाची हकलाती है, उनका बेटा हकलाता है, लेकिन उसका बेटा नहीं हकलाता है, उसका बेटा नहीं हकलाता, तो जरूरी नहीं कि ये चलेगा। क्या हम लोग अनुवांशिकता में क्या पढ़ाए थे कि कुछ मान लीजिए उसके बेटे में ये जो गुण है ये दब गया, उस समय ये क्या था, एक्टिव जीन नहीं था, दबा रह गया, उसके बाद वाले जनरेशन में भी दबा रह गया, जरूरी है उसके बाद वाले जनरेशन में कभी दिख जाए, हो सकता है दिख जाए। ठीक है, तो देखिए सीटेट में हमें यदि ये प्रश्न पूछे, हमसे प्रश्न पूछा जाए कि अधिगम अक्षमता या अधिगम निर्योग्यता का क्या कारण होता है, तो वंशानुगत और अनुवांशिकता। ठीक है, वंशानुगत और अनुवांशिक या अनुवांशिक कारण हो पूछे अगर, क्या बताए थे आप लोगों को, कभी भी वंशानुक्रम को अलग या वातावरण को अलग नहीं करेंगे, दोनों को एक साथ, दोनों दिया और बाकी है, सिक्के के दो पहलू है, एक साथ ही देना है। जैविक या शारीरिक कारण बोल दे, वातावरण संबंधित कारण बोल दे, या फिर ये सभी बोल दे, तो ये सभी कारण। ठीक है, ये सभी लास्ट में ऑप्शन दे दिया ना, पहला ऑप्शन दे दिया वंशानुक्रम, दूसरा ऑप्शन दे दिया जैविक या शारीरिक कारण, यानी कि शारीरिक, क्योंकि बच्चा हकला रहा है, तुतला रहा है, लिखने में प्रॉब्लम है, तो ये शारीरिक कारण भी हो गया। वातावरण से संबंधित, क्योंकि वातावरण भी इसमें इफेक्टेड है, ये सभी बोल रहा है, तो यानी कि ये सभी कारण बालकों के लिए क्या है, अधिगम अक्षमता के कारण बन सकते हैं। इन सभी को हम लोग ऑप्शन में क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। समझ में आया? अगर अधिगम रूप से अक्षम बालकों के क्या कारण है, अगर क्वेश्चन पूछता है, तो वंशानुक्रम भी इसका कारण हो सकता है, वातावरण भी इसका कारण है। ठीक है, इसके बाद शारीरिक कारण भी इसका है, ये तीनों के तीनों इसके कारण हो सकते हैं। ठीक है, लास्ट ऑप्शन हम लोग का था ये सभी, यानी कि हम इसको टिक करेंगे, ये सभी में। नहीं, खत्म नहीं है अभी। देखिए, अधिगम अक्षमता वाले बालकों में समय के संदर्भ में शिक्षण की भूमिका।
शिक्षक की भूमिका क्या होती है? मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा एक स्टूडेंट आ गया जो अधिगम रूप से अक्षम व बालक है, तो हमारी क्या रोल है? हम उसको कैसे बच्चे को पढ़ाएँगे, कैसे उस बच्चे को सामान्य बच्चों के लेवल में लाएँगे, ठीक है? तो अधिगम और समर्थ बालकों की शिक्षा प्रदान करते समय विषय को रुचिकर बनाना चाहिए। एक तो बच्चा सबसे पहले तो वो किसी चीज़ पे फ़ोकस ही नहीं कर रहा है, कॉन्सन्ट्रेट ही नहीं कर रहा है, उसको पढ़ने में रुचि ही नहीं लग रही। तो सबसे पहले तो हम स्टडी को ऐसा बनाएँगे, रुचिपूर्ण बनाएँगे कि बच्चा उसको इंटरेस्ट लेके पढ़े, समझे, जाने, उस पर अपनी समझ का निर्माण करे। तो सबसे पहले तो हमको इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाना है उस बच्चे को, कभी भी बोरिंग पढ़ाना है। दूसरा, शिक्षक को प्रत्येक बालक की अधिगम असमर्थता को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करने का प्रबंध करना चाहिए। ऐसा पॉसिबल तो नहीं होता है, कक्षा में 40 35 बच्चे होते हैं और एक टीचर हर एक बच्चे पे फोकस कर ले, ठीक है? तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जहाँ तक कोशिश हो सके क्योंकि मान लीजिए कक्षा में आपका 40 बच्चे हैं, 40 के 40 तो अधिगम क्षमता से ग्रसित नहीं होंगे, उसमें 1 होगा, 2 होगा, उस 1-2 पर तो हम फोकस कर सकते हैं, ठीक है? तो कोशिश किया जाए कि उसको फ्रंट में बैठाएँ, उसकी क्या समस्या है उसको जानें, उसको बार-बार ब्लैक बोर्ड पे बुलाएँ, उसको जो चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है उस चीज़ को बार-बार हम समझाने की कोशिश करें, 1 या 2 बार या तीसरा 3 बार या 4 बार उसको बताने की कोशिश करें। तो उस ऐसे बच्चों पर थोड़ा विशेष फ़ोकस देने की ज़रूरत होती है। आगे बोल रहा है घर, विद्यालय एवं समाज का वातावरण अधिगम को बहुत प्रभावित करता है। आपका घर का एनवायरनमेंट कैसा है, आपका स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, आपका समाज का एनवायरनमेंट कैसा है, ये भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है? तो अध्यापक को विद्यालय में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जो अधिगम और समर्थ बालकों पर सकारात्मक प्रभाव डाले। कोई नेगेटिविटी नहीं आए उनके मन में। कि उनको कल क्लास में हीन बोला जा रहा है, उनको तोतला, उनको हकलाने वाला, तुम तो गधा है, तुमको तो कुछ नहीं आता है। इस तरह का माहौल कभी भी कक्षा में नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके बच्चों को एप्रिशिएट करें, उनको एनकरेज करें कि तुम कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? सारे बच्चे कर रहे हैं, तू भी कर सकता है, तुम भी तो सबकी तरह है। उनको जितना ज़्यादा हो सके एप्रिशिएट करें, उनको एनकरेज करें, उसकी काम को करने के लिए कभी भी उनको धुतकारे या गलत शब्दों का प्रयोग ना ठीक है? शिक्षक को बाल मनोविज्ञान या बाल विकास का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अगर आप एक टीचर है, ठीक है, तो आपको सीडीपी जो कि हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि किस एज में कैसे बालकों की किस तरह से ट्रीट करनी चाहिए। अधिगम रूप से अक्षम बालक है तो कैसे ट्रीट करनी चाहिए, सामूहिक रूप से अक्षम बालक है तो कैसे ट्रीट करनी चाहिए, प्यारे जी का पूरा थ्योरी पता है। तो एज अ टीचर एक टीचर को इसका पूरा नॉलेज होना चाहिए कि किस प्रकार के बच्चे हैं, कैसा विकार है, उसको किस प्रकार से ट्रीट करना है। ठीक है? आगे बोल रहा है कि शिक्षक को चाहिए कि वह उन बालकों को शैक्षिक ऐतिहासिक स्थलों पर ले जाए। जितने भी जैसे कि आप लोग देखोगे बच्चों को पिकनिक पे चाहे कहीं पे टूर के लिए ले जाया जाता है, जामा मस्जिद ले जाया गया या किसी पार्क में ले जाया गया, चाहे किसी जू में ले जाया गया, ठीक है? दिल्ली इंडिया गेट ले जाया गया, ऐसे ऐतिहासिक स्थलों पर ले जाया जाए जहाँ पे बच्चे जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके, उनके लिए इंटरेस्टिंग भी होगा 2 तरीके से। एक तो बच्चा जो है इंटरेस्टिंग घर से बाहर निकल रहा है, स्कूल से कक्षा की 4 दीवारों से बच्चा बाहर निकल के स्टडी कर रहा है, तो बच्चे के लिए वो इंटरेस्टिंग वे हो गया। उसमें बच्चा ज़्यादा क्या करेंगे मन लगा के उस चीज़ को जानेंगे। अब मान लीजिए बच्चे को हम किसी एलोरा की गुफा ले गए, ठीक है? हम बच्चे को प्रोजेक्ट वर्क के लिए या फिर विजिट करवाने के लिए एलोरा की गुफा ले गए। हम बच्चे को किताब में, कक्षा में एलोरा की गुफा के विषय में बता रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, उसको सारा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बच्चा उसको कलेक्ट नहीं करेगा। लेकिन हम खुद उसको एलोरा की गुफा ले गए, वहाँ पे हम उसको वो गुफा दिखाए, उस गुफा में किस तरह से कारीगरी की गई है, शिव की, पार्वती की मूर्ति बनाई गई है, नर्तकियों की मूर्ति बनाई गई है, वो सब चीज़ हम वहाँ पे स्कल्पचर्स दिखाएँगे, तो उस चीज़ को बच्चे वहाँ जो हम इन्फॉर्मेशन देंगे ना, तो उस इन्फॉर्मेशन को बच्चे ज़्यादा अच्छे से कलेक्ट करेंगे। तो कोशिश होनी चाहिए हमारी कि बच्चों को इस तरीके से ले जाए। हमारा एनसीएफ 2005 भी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो होता है, एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये भी हम लोग का इसी बात को बोलता है कि बच्चों को हो सके तो उस प्लेस पे ले जाइए, घुमाइए। ठीक है? तो बाहरी जीवन से बच्चों को क्या करना है, जोड़ना है और स्वतः कुछ ना कुछ सीखते बच्चे खुद ना खुद कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। ठीक है? क्लियर हो गया? इसके अलावा 2 चीज़ और बता रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा। 2 और महत्वपूर्ण हम लोग के विकार है या फिर अक्षमता है, जो कि हम लोग का अधिगम अक्षमता में नहीं आएगा, ठीक है? ना ही हम लोग का ये शारीरिक अक्षमता
ना ही हम लोग का शैक्षिक अक्षमता, ये सब के बाहर है। ये 2 प्रकार की अक्षमताएं आप लोग को दिखा रहे हैं। एक होता है एडीएचडी, ठीक है, अटेंशन डिफिक हाइपर एक्टिवी एक्टिविटी डिसऑर्डर, एडीएचडी इसको शॉर्ट में कहते हैं। क्या कहते हैं? एडीएचडी। ये एक प्रकार का बालकों में अक्षमता है या विकार है, एडीएचडी। अटेंशन, ठीक है, अटेंशन का मतलब होता है कि बच्चे किसी चीज पर अटेंशन नहीं दे पाते हैं, अपने दिमाग को एकाग्र नहीं कर पाते हैं। तो सीखने में एडीएचडी, ध्यान किसी चीज पे, टीचर कुछ बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और बच्चे का ध्यान कहीं और है, बाहर में बच्चे खेल रहे हैं, उस पे ध्यान है। चाहे कुछ मम्मी कुछ बोल रही है और बच्चा कहीं और खोया हुआ है, मम्मी क्या बोली इसको कुछ पता ही नहीं। मतलब बच्चा जो है अपना अवधान जो है किसी एक जगह पर फोकस ही नहीं कर पाता है, उसको प्रॉब्लम होती है। मैं ऐसा नहीं कि जानबूझ के कर रहा है, नहीं, उसको उसमें प्रॉब्लम होती है, वो अपना ध्यान एक जगह पे केंद्रित ही नहीं कर पाता है। सीखने में एडीएचडी ध्यान, अवधान और व्यवहार को चुनौतीपूर्ण तरीके से प्रभावित करता है, उनके व्यवहार को, ठीक है। अब उसके पापा बोले कि बेटा एक गिलास पानी लाओ, उसका ध्यान ही नहीं, वो सुना ही नहीं, समझा ही नहीं। अब उसका, अब पापा बोले हैं, ऑर्डर दी है ये करने के लिए, वो नहीं किया तो उसको डांट तो पड़ेगी। तो इससे क्या होगा? उसका व्यवहार प्रभावित हो रहा है। एक ऐसा विकार है जिसमें ध्यान केंद्रित करने और ध्यान देने में कठिनाई शामिल होती है ऐसे बच्चों को। एडीएचडी में क्या होता है? किसी भी चीज पर ध्यान देने या ध्यान केंद्रित करने में ऐसे बच्चों को क्या होगी? कठिनाई होगी। इसके व्यवहार को नियंत्रित करने में भी कठिनाई होती है, ठीक है, वो अपने व्यवहार को भी नियंत्रित नहीं कर पाता है। तो एडीएचडी एक ऐसी स्थिति है जो पूर्व स्कूली या शुरुआती स्कूली के वर्षों में कुछ बच्चों में स्पष्ट रूप से देखी जाती है। अवधान न्यून केंद्र, यानी कि किसी चीज को अवधान, मान लीजिए मम्मी बोली है ना कि बेटा जब पापा के साथ बाइक पे बैठ के जाओ 1 किलो मटन लेते आना, ठीक है, पापा उसको मटन खरीद दिए, बाइक पे पीछे बैठा दिए, हाथ में मटन हैंग किया हुआ है वो, ठीक है, लेकिन उसका ध्यान ही नहीं है, हाथ में मटन हैंग किया हुआ है, और कब मटन गिर गया, घर आया तो मटन कहाँ है? तो मटन उसके हाथ में है ही नहीं, उसका अवधान ही नहीं है, उसका मतलब कहाँ गिराया, कहाँ क्या किया, उसको पता ही नहीं चला, वो फोकस ही नहीं कर पाया, ठीक है। इसको कहते हैं एडीएचडी, ऐसे बच्चों को, ठीक है। एडीएचडी यानी कि अटेंशन डिफिक हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन ही नहीं दे पाते किसी चीज पे, ठीक है, किसी भी चीज पे इनका ये प्रॉब्लम होता है, जानबूझ के नहीं करते, प्रॉब्लम होता है। अब बाजार से कुछ चीज लेकर आ रहे हैं, मम्मी बोली कि जाओ बाजार से 1 किलो आटा खरीद के लाना, ठीक है, गया, मम्मी बोली गया, अब उसको समझ ही नहीं आया कि वहां पे दुकान में जाके उसको ध्यान ही नहीं कि मम्मी आटा बोली, चावल बोली, दाल बोली, क्या बोली, उसको ध्यान ही नहीं, ठीक है। उसका क्या होता है? अवधान न्यून विकार, इसको हम लोग कहते हैं अवधान न्यून विकार, मतलब किसी भी चीज पर बहुत कम उसका ध्यान रहता है, बहुत कम फोकस रहता है, वो भूल जाता है, किसी चीज को ला रहा है, रास्ते में कब छूट के गिर गया, उसको पता ही नहीं चला कि हमारा सामान हमारे हाथ से छूट के गिर गया है, ठीक है, वो किसी और ही दुनिया में खोया है, किसी और ही विकार में खोया हुआ है। इनमें भी है एडीएचडी। तो ऐसे विकार को हम लोग क्या कहते हैं? एडीएचडी, यानी कि अवधान न्यून विकार, यानी कि किसी भी चीज पर अवधान नहीं कर पाता है, बहुत ही न्यून, बहुत ही कम अवधान फोकस जो है उस चीज पर कर पाता है, ठीक है। किसी भी चीज में, किसी भी चीज में मम्मी बोल रही है कि बेटा ये करके लाओ, चलो ये वाला वर्क करके लाओ, वो कर रहा है, बीच में ही भूल गया, जा, ठीक है। और ये बीमारी होती है, जो कोई जानबूझ के नहीं करता है, बीमारी होती है। खाना बना रहा है, कढ़ाई में सब्जी चढ़ा हुआ है गैस पे, और चढ़ा के उसमें पानी डाल वाल के और सो गए, या फिर कुछ अपना वर्क करने लगे और इसके बाद भूल गए, पता ही नहीं चला कि हम कुछ गैस पे बैठाए भी हैं, क्या हो गया? उसका अवधान ही वहां पे नहीं था, जल गया, जिसकी वजह से बच्चा का क्या होता है, या फिर वो परेशानी होती है। तो इसको कहते हैं, और ये अवधान वाला थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हम लोगों में भी होता है, लेकिन हम लोग क्या है, किसी दूसरे काम में बिजी हो जाते हैं तो उस चीज को भूल जाते हैं। लेकिन छोटे बच्चों में ज्यादातर इस प्रकार की प्रॉब्लम अगर हो रही है तो ये एडीएचडी का नाम इसको दिया जाता है, ठीक है। एडीएचडी, बच्चे किसी चीज पर, अपने व्यवहार पर भी वो नियंत्रण नहीं कर पाते हैं बच्चे, ठीक है। स्वलीनता यानी कि ऑटिज्म,
स्वालीनता एक बीमारी होती है, यह भी हम लोग का विकार है, एक तरह की अक्षमता है स्वालीनता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इसको कहेंगे। इसका फुल नेम है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, बच्चे जो है संवाद स्थापित करने या शारीरिक भाषाई ज्ञान को पढ़ना या बुनियादी कौशल सीखना या दोस्त बनाना या आंखों से का संपर्क करना, इन सब चीजों में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ऑटिज्म में क्या होता है, मतलब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आई आंख से आंख मिला के बात करेंगे। ऐसे बच्चे जो है ना कभी भी बात करेंगे ना तो आई कांटेक्ट करके बात नहीं करेंगे। आप बात कर रहे हैं उससे यहाँ और उसका नजर रहेगा वो वहां, ऐसा लग रहा है कि वो वहां देख के बात कर रहा है, बात कर रहा है आप ही से। ठीक है, ऐसा नहीं है, वो बात कर रहा है आप ही से। जैसे कि मान लीजिए मेरे सामने अभी यहाँ पे ज्योति बैठी है, चाहे प्रियदर्शनी बैठी है, तो हम जो प्रियदर्शनी से ही बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी नजर प्रियदर्शनी पे ना रह के कहाँ है, वहां है। ऐसे बच्चे को हम लोग कहते हैं ऑटिज्म का शिकार। कभी आपसे आई कांटेक्ट करके बात ही नहीं करेंगे ऐसे बच्चे। ठीक है, आपका उनका नजर आप वो सामने वाले जैसे बात करने वाले के फेस पे कभी रहेगा नहीं, नजर कहीं और रहेगा, लेकिन बात कर रहे हैं उसी से। ये एक प्रॉब्लम हो गया ऑटिज्म वालों में। दूसरा क्या होता है, सामने वाले के बॉडी लैंग्वेज को, जैसे कि हम लोग क्या है किसी के हाव भाव को, बॉडी लैंग्वेज को पहचान जाते हैं, लेकिन वो ऐसे बच्चे जो है ऑटिज्म के शिकार जो बच्चे हैं, कभी किसी के बॉडी लैंग्वेज को नहीं पकड़ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान गुस्से में है, क्रोधित है, तो उसका बॉडी लैंग्वेज से, उसका फेशियल एक्सप्रेशन से हम लोग समझ गए। लेकिन ऐसे बच्चे जो हैं इन सब में इनको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, वो किसी के बॉडी लैंग्वेज को, उसके फेशियल एक्सप्रेशन को ऐसे बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं। ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, दोस्त बनाने में भी इनको बहुत दिक्कत होती है। ऐसे बच्चों के दोस्त बहुत कम होते हैं और दोस्त बनाने में इनको बहुत ज्यादा कठिनाई होती है, किसी को ये दोस्त ही नहीं बना पाते हैं अपना। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद बोल रहा है जो बुनियादी कौशल होती है, छोटी बहुत छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, जो कि हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, अनुकरण करके सीख लेते हैं। बोलना हो गया, चेहरे का एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, या फिर हाथ पैर का हिलाना, ये जो छोटी छोटी बुनियादी चीजें हैं। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बुनियादी चीजें भी इन बच्चों को सीखने में बहुत दिक्कत होती है। ये सारी चीजें भी इनके, ये सारे गुण भी इनके अंदर नहीं होते हैं ऐसे बच्चों में। समझ में आया। तो बुनियादी कौशल सीखने में इन बच्चों को प्रॉब्लम होती है। इसके बाद शारीरिक भाषाओं का ज्ञान इनको नहीं होता है, मतलब किसी भी इंसान के बॉडी लैंग्वेज को ये नहीं समझ पाएंगे। संवाद स्थापित करने में किसी से बात भी जल्दी नहीं करते हैं ऐसे बच्चे, अगर बात करेंगे तो आपसे आई कांटेक्ट करके बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो एडीएचडी का मतलब क्या है, हम लोग का अवधान न्यून विकार, यानी कि बच्चे किसी चीज पे फोकस ही नहीं कर पाते, उनका ध्यान ही केंद्रित नहीं हो पाता है। ठीक है, कोई चीज ले जा रहे हैं, हाथ से कब छूट गया कब गिर गया उनको पता ही नहीं है। और ऑटिज्म का मतलब क्या होता है, ऑटिज्म के शिकार ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या करेंगे, क्या क्या बताए थे, आई कांटेक्ट करके बात नहीं करेंगे आपसे, सामने रहेंगे, नजर रहेगा कहीं और। ठीक है, किसी के बॉडी लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे। इनके बाद दूसरों से संवाद करने में, कम्युनिकेशन करने में भी ऐसे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ऐसे बच्चे दोस्त नहीं बना पाते हैं। ठीक है, इसके बाद ऐसे बच्चे जो होते हैं हम लोग के, और क्या था, जो बुनियादी कौशल होता है, जो हम लोग का बेसिक, जो कुछ चीजें हम लोग दोस्तों के साथ ग्रुप में या फैमिली के साथ ही देख देख कर अनुकरण करके सीख जाते हैं, ऐसी चीजों को भी सीखने में ऐसे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, क्लियर हुआ। ये था हम लोगों का विशेष आवश्यकता वाले बालक पूरा कंप्लीट हुआ। यहाँ पे 28 तारीख से आप लोग का एग्जाम है। आज कितना तारीख है, 26, 27, 28। आप लोग अपना चेक कीजिएगा। एडमिट कार्ड किसी का भी कभी भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि दिसंबर में नहीं होगा, दिसंबर में भी आ सकता है, जनवरी में भी आ सकता है। ओके, ठीक है। यस मैम। अब हम आप लोग को क्या करवाएं और क्या नहीं करवाएं, अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मैथ नहीं हुआ, ईवीएस नहीं हुआ, लैंग्वेज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम कुछ कुछ करवा रहे हैं खाली। अच्छा चलिए, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को हम कल जो भेजेंगे, आज हम आप लोगों को पीडीएफ रात में अभी जाके भेज देंगे। ठीक है, क्या है, नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट, हम लोग का कोयल वर्ग का थ्योरी है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। आप लोग को भेज देंगे और
मनीष सर को भेज देंगे, बोलेंगे कि यहाँ पर भी सेंड कर देने के लिए। और हम कल आप लोग को एक ही क्लास में कोहेल वर्ग पूरा समझा देंगे। एक ही क्लास में कोहेल वर्ग को पूरा कंप्लीट करना है। हाँ, अच्छा बताइए, आप लोग 2 बजे से आएंगे? 2 बजे से या 3 बजे से? हाँ, तो एक क्लास अगर सुबह दोपहर में लेंगे तो फिर एक क्लास हम शाम को लेंगे घर से। यहाँ आने के लिए 2 बजे से? हाँ, यहाँ आने के लिए 2 बजे से। आप लोग को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। नो मैम। 2 से 4, 2 से 3 या 3:30 या 3:45 तक सही होगा। 2 बजे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं ना है? नो मैम। नो मैम। आप लोग को? और फिर शाम को हो सके तो 6 बजे या 7 बजे की क्लास ले लेंगे। हम सर को मैसेज भेज देंगे, आप लोग को बोलेंगे जुड़ जाने के लिए। हमको लिंक आप लोग भेज दीजिएगा, घर से ही हम जुड़ के क्लास ले लेंगे, क्योंकि ईवीएस करवाना है ना। वहाँ पे शाम के टाइम में ईवीएस या फिर थोड़ा बहुत मैथ्स करवा देंगे, और यहाँ पे सीडीपी करवा देंगे तो हो जाएगा। एक तो नोट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि सृजनात्मक बच्चे जो होते हैं वो अक्सर क्या होते हैं, अपसारी सोच वाले होते हैं। अब आप लोग बोलिएगा कि अपसारी क्या होता है, अपसारी सोच क्या होता है। ठीक है, एक होता है अपसारी, एक होता है हम लोग का उपसारी सोच। अपसारी सोच का मतलब होता है कि मतलब एक ही कोई क्वेश्चन पूछा गया है, उसी क्वेश्चन का आंसर वो कई तरीके से दे रहा है। ठीक है, बहुत सारे तरीके से, मतलब उसको कई सारे तरीके से आपको समझा सकता है, बता सकता है, वो ऐसा बच्चा है। सृजनात्मक जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनका सोच क्या होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो आप इसमें कितना आंसर दीजिएगा? बस यही ना कि मेरा नाम गायत्री है, चाहे मेरा नाम पूजा है, बस इसके अलावा तो आप कुछ नहीं बताइएगा। ठीक है, अगर हम आपसे ऐसा क्वेश्चन करें कि आपके नाम का मतलब क्या है, उसको आप कई तरीके से बता सकती हैं, अलग अलग तरीके से बता सकती हैं। मेरे नाम का ये मतलब है, इससे ये मीनिंग निकलता है, इसका मतलब ये होता है, पूजा में भी इसका प्रयोग किया जाता है, कई सारा तरीका बता सकती हैं। तो अपसारी का मतलब होता है जहां पे हम लोग ऐसे प्रश्न जिसमें हम लोग कई सारे जो है मतलब ऑप्शंस दे सकते हैं, कई सारे तरीके से उसको समझा सकते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग वे में उसको बता सकते हैं, ये हो जाता है अपसारी। ठीक है, और उपसारी जो होता है उसमें क्या होता है, वो शॉर्ट होता है। वो क्या होगा, शॉर्ट होगा। मतलब आपने जितना पूछा बस उसका वो उतना ही आंसर, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम बबीता है, बस। ठीक है, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, तो मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ। इसके आगे हम उसके उस पर कुछ जवाब दे सकते हैं, अपने से माइंड में कुछ क्रिएट कर सकते हैं? नहीं। लेकिन हमसे पूछा जाए कि हम इंडिया गेट कहाँ है, दिल्ली में, इंडिया गेट की क्या खासियत है, इंडिया गेट कहाँ है, दिल्ली में है, ये हम लोग अगे अपसारी सोच, मतलब ये यहीं पे स्टॉप हो गया, अब ये यहाँ से ज्यादा बढ़ नहीं सकता है। लेकिन इंडिया गेट की क्या खासियत है, इसको वो बच्चा जो है माइंड में सोच के क्रिएट करके बहुत सारे तरीके से अलग अलग वे से बता सकता है, ये हो गया अपसारी सोच वाले। तो सृजनात्मक बच्चे जो होते हैं प्राय क्या होते हैं, अपसारी सोच वाले होते हैं, चीजों को अलग अलग तरीके से अलग अलग वे से, मतलब जिसको जिस तरीके से समझाना है वो उससे तो वैसे बता सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए, ईवीएस किया जाए। हाँ? ईवीएस की बुक लाए हैं? लाइए। एक महीना का भी और टाइम लगता है। चलिए, ईवीएस की बुक निकालिए, आप लोग घर पे ही है ना सब? यस मैम। यस मैम। और आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए, थोड़ा मेहनत कीजिए, निकल जाएगा पेपर, ऐसा भी नहीं है कि नहीं निकलेगा, थोड़ा कोशिश कीजिए।
चलिए हम लोग कहाँ ईवीएस की क्लास 4 का बुक निकालिएगा। हम लोग पक्षियों के विषय में जान चुके थे, कौन सी पक्षी है, ठीक है। आज हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, ये वाला पढ़ेंगे, नंदिता मुंबई में, हाँ। तो बताइए, तो मलयालम में बड़ी अम्मा को क्या कहते हैं? मलयालम में बड़ी अम्मा को क्या कहते हैं? मलयालम में बड़ी अम्मा को क्या कहते हैं? आप लोग सीटेट का प्रिपरेशन कर रही हैं, ये सब चीज तो याद रखेंगे तब तो क्वेश्चन आएगा तो आंसर दे पाएंगे। कौन सा पक्षी पेड़ों की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाते हैं? कौवा। और कौन सा पक्षी जो है वो मेहंदी की मेड़ में, मेहंदी की मेड़ में, ठीक है, या कैक्टस के बीच में घोंसला बनाता है? यानी कि सबसे नीचे। कौवा सबसे ऊंचे डाल पर घोंसला बनाता है, और सबसे नीचे डाल पर घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन है? कौन है पूजा जी? कठफोड़वा मैम। कठफोड़वा सबसे नीचे डाल पे घोंसला बनाता है। हाँ गायत्री जी? पता नहीं मैम। फाख्ता। कौन? फाख्ता। और बड़ी अम्मा को क्या कहते हैं मलयालम में? बड़ी अम्मा को क्या कहते हैं मलयालम में? अम्मुम्मा। माँ की माँ को क्या कहते हैं? माँ की माँ को अम्मुम्मा कहते हैं। अच्छा ये बताइए, प्याज की फसल जो होती है वो कौन से महीने में बोई जाती है? जल्दी बताइए। प्याज की फसल इसी महीने में, मतलब जो महीना में एग्जाम देगी उस बोल दीजिए, वहां पे लिख दीजिएगा इसी महीने में बोई जाती है। नहीं अप्रैल। नहीं कौन से महीने में प्याज की फसल बोई जाती है? दिसंबर में मैम। दिसंबर में। गायत्री जी? यस मैम। साहब बोलेगा दिसंबर में। जुलाई में। मधुमक्खियों के अंडे देने का सबसे उत्तम समय कौन सा होता है? दिसंबर। अक्टूबर से इसी महीने तक नहीं। अक्टूबर से इसी महीने तक। अच्छा चलिए, आप लोगों को हम ये पढ़ा दिए थे, बताइए तो, कचनार के फूल की सब्जी कौन से देश में, कौन से राज्य में बनाई जाती है? कचनार के फूल की सब्जी, कचनार के फूल की सब्जी, केले के फूल की सब्जी, और सहजन का फूल का पकौड़ा। कुछ नहीं याद है? बोलेगा मैम हम लोग तो अपने देश में भी तो खाते, अपने राज्य में भी तो खाते ही हैं, सब जगह चलिए, कचनार के फूल की सब्जी हो गया उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। क्या होगा? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। क्या होगा? मतलब ऐसा लग रहा है कि होता है तुक्का मारना, तुक्का मार रही हैं आप लोग, इसको घर में पढ़ती नहीं है। इत्र क्या होता है? इत्र फूलों का शुद्ध अर्क होता है या अशुद्ध अर्क होता है? शुद्ध अर्क होता है। अच्छा बताइए तो, हम लोग का इत्र जो है उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में इत्र मशहूर है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है? उत्तर प्रदेश का हम लोग का हो गया कन्नौज जिला हो जाएगा, इसके बाद हम लोग का अब उत्तर प्रदेश का कौन कौन सा इलाका का हम नाम पता है, तो याद रहेगा तो कन्नौज होता है, ठीक है, कन्नौज होता है। महाराष्ट्र में सहजन के फूल की सब्जी, सहजन के फूल का पकौड़ा, केरल में केले के फूल की सब्जी, और उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी।
किन किन फूलों से रंग निकाला जाता है जिसका प्रयोग कपड़ों को रंगने में भी किया जाता है? बताइए तो, किन किन फूलों से रंग निकाला जाता है जिनका प्रयोग कपड़े को रंगने में किया जाता है? गुलदावरी, जीनिया। ठीक है, हमको अभी भी बैठा दिया जाएगा तो हम अभी भी सीक्रेट निकाल लेंगे। लेकिन आप लोग नहीं पढ़ती हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हैं। इस तरीके से नहीं होगा, तो पढ़ना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, ऐसे नहीं निकलता है। यहाँ पे पता है पूरे ऑल ओवर ऑफ इंडिया में लोग यहाँ पे प्रिपरेशन करके बैठते हैं। ठीक है, छोटा मोटा एग्जाम नहीं ना है, टफ एग्जाम होता है। हर कोई यहाँ पे आके ऐसे ही बैठ रहा है। और आजकल बहुत मस्ट हो गया है सीटेट, हर जगह किसी भी एजुकेशन लाइन में जाइएगा सीटेट बहुत जरूरी है। हर कोई सीटेट क्वालिफाइड चाहता है टीचर। चलिए, नंदिता मुंबई में पेज नंबर निकालिए आप लोग, 137। नंदिता मुंबई में पार्ट 17 है। इसमें हम लोग का बताया गया है हमारे बंटवारे से पहले हमारे देश की स्थिति के विषय में बताया गया है, और गांव का जो माहौल होता है और शहरों का जो माहौल होता है, इन दोनों के माहौल के विषय में बताया गया है। ठीक है, गांव के माहौल और शहरों के माहौल के विषय में बताया गया है कि गांव के माहौल से अगर कोई इंसान जब निकल कर आता है तो शहर का माहौल में उसको अडेप्ट करने में कितना टाइम लगता है, इस चैप्टर में और यही कुछ और यही सब है। पानी की कितनी किल्लत होती है, कितनी गंदगियां होती हैं, यही सब चीज के विषय में इसमें यहाँ पे चर्चा की गई है। ठीक है, घरें कितनी छोटी छोटी होती हैं, इमारतें बड़ी बड़ी होती हैं, इसी सब के विषय में इसमें चर्चा की गई है, और कुछ नहीं। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें और कुछ भी नहीं है। एक तरफ पानी की किल्लत है पीने के लिए भी, और एक तरफ दूसरी तरफ क्या होता है, पानी का वेस्ट यूज होता है। देखिए पेज नंबर आ जाइए, हम लोग का पेज नंबर 146 में आइए। पानी कहीं ज्यादा कहीं कम, पानी कहीं ज्यादा कहीं कम। यहाँ पे भी पानी का उपयोग बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति है, उसके घर में एक गेस्ट आया, उसको प्यास लगी हुई थी, उसने पानी मांगा तो पानी की जगह वो क्या लाके देता है, उसको कोल्ड ड्रिंक लाके देता है। तो वो कोल्ड ड्रिंक ऑफर वो नहीं लेता है, बोलता है कि मुझे पानी पीना है। तो जब वो पानी लाता है तो बोलता है कि यह पानी पीने लायक नहीं है, इससे बहुत बदबू आ रही है। ठीक है, तो वहां पे यही दिखाया गया है कि शहरों में पानी की कितनी किल्लत होती है, लोग पानी के लिए कैसे तरसते हैं। पानी जो होती है गंदी गंदी पानी होती है, उसी को वो लोग पीने के लिए क्या है, मजबूर है। तो यहाँ पे एक जगह टिक लगाइए आप लोग। सबसे पहला जो लाइन दिया गया है, नल्ला मंडा आंध्र प्रदेश, ये हुआ है नल्ला मंडा आंध्र प्रदेश, मिला? यस मैम। हाँ, नल्ला मंडा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, ऐसे प्रश्न पूछता है। काट लेगा। दूसरा ये पेज नंबर चर्चा करो लिखा हुआ है ना, देखिए चर्चा करो में जो लिखा हुआ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहां से क्वेश्चन आता है, गंदा पानी पीने से शरीर को क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, बच्चों से इस बात पे चर्चा करनी है। क्या कभी तुम्हारे इलाके में पानी पीने का पानी गंदा आया है, क्या कारण था? क्या तुम्हें यहाँ कभी पानी साफ न होने के कारण कोई बीमारी हुई है? इस सब बात पे बच्चों से क्या करनी है, चर्चा करनी है, बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ाना है। ठीक है, नीचे आइए, पानी के खेल जो दिए हुए हैं, आप लोग का ध्यान उस पे है कि इस पे रहेगा? हाँ, बाजार गांव महाराष्ट्र लिखा है ना, उसको अंडरलाइन कीजिए। बाजार गांव महाराष्ट्र, तो बाजार गांव कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी पानी, स्विमिंग पूल में बच्चे इतने सारे पानी में खेल रहे हैं। यहाँ पे फिर गांव के झोपड़पट्टी के लोग आते हैं और यहाँ पे हंगामा करते हैं कि हमें पीने तक को पानी नहीं है, यहाँ पे पानी इतना वेस्ट यूज किया जा रहा है। कहानी में यही दिया गया है। इसके बाद पेज नंबर 149 में आइए, क्या इसे पी सकते हैं, मिला ये वर्ड? यस। इसमें दिया है कफ परेड मुंबई, इसको अंडरलाइन कीजिए। कफ परेड मुंबई, कफ परेड कहाँ है, मुंबई में है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। चलिए उसी पैराग्राफ में नीचे में एक लाइन दिया है, सबसे नीचे में देखिएगा, कॉमा के बाद है, इस गंदे पानी के कारण
बहुत लोग दस्त और हैजा से बीमार हैं। मिला? ये अंडरलाइन कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि गंदे पानी से कौन सी बीमारियां होती है, तो गंदे पानी से दस्त और हैजा जैसी बीमारियां होती हैं। ठीक है, आगे आइए, पेज नंबर 151 में आइए। मैम हम लोग ऑनलाइन क्लास करेंगे तो कैमरा ऑन। हाँ, कैमरा ऑन कर दीजिएगा, हमको पता कैसे चलेगा कि आप लोग सोई हैं कि बैठी हैं कि जागी हैं। ठीक है, अब मैं भी कैमरा ऑन करके करूंगी। चलिए, यहाँ पे हम लोग का ओआरएस का घोल बनाने का विधि दिया गया है, उसको अंडरलाइन कीजिए। देखिए ग्लास का पिक्चर है ना, जस्ट उसके बगल में एक ग्लास पानी, पीने का पानी उबाल कर ठंडा करो, उसमें एक छोटा चम्मच शक्कर डालो, घोलो, चुटकी भर नमक डालो, इस घोल को चख कर देखो। ठीक है, इसका स्वाद हमारे आंसू के स्वाद से ज्यादा नमकीन ना हो, इस तरीके से हम लोग क्या बनाए, ओआरएस का घोल बनाए। कहाँ से कीड़ा आ गया, सब तो बंद है। ठीक है, इसके बाद जो नीचे का पैराग्राफ दिया है उसको भी अंडरलाइन कीजिए कि बीमार व्यक्ति को जब भी दस्त या उल्टी हो तब इस घोल को पिलाते रहो, साथ में हल्का भोजन जरूर देते रहना चाहिए। बहुत छोटे बच्चे को माँ का दूध पिलाते रहना बहुत जरूरी है। बीमारी रोकने के लिए दवाइयाँ जो घरेलू भी हो सकती हैं लेनी चाहिए, और अगर दस्त और उल्टी ना रुके तो डॉक्टर की सलाह ले। इसको अंडरलाइन कीजिएगा। पेज नंबर 155 में आइए, अध्यापक के लिए दिया है, देखिए नीचे में 155 अध्यापक के लिए दिया है ना। देखिए उसमें बोल रहा है कि यहाँ केवल उन लक्षणों की बात की गई है जिन्हें बच्चे पहचानते हैं। जैसे कि कुछ कुछ, जब मान लीजिए किसी को लूज मोशन हो रहा है, उल्टी हो रही है, तो हमको पता है कि बच्चे को दस्त हो गई। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको बच्चे पहचान रहे हैं कि ये बीमारी का ये लक्षण है, तो वही चीजों को यहाँ पे बच्चों को बताया जाए। अगर ऐसा ऐसा हैजा के कारण हुआ तो बीमारी के बारे में चर्चा करनी है, बच्चों को बताना है कि ये बीमारी है, इसके क्या क्या लक्षण है। ठीक है, क्या क्या इनसे हम लोग को प्रॉब्लम आ सकती है, आसपास कौन सी बीमारी है। जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे इन बीमारियों के नाम जानते हैं, तो बच्चों को हर एक चीज के विषय में बतानी बहुत ज्यादा आगे है। बैठने नहीं दे रहा। बच्चों ने उठाया पहला कदम, पेज नंबर 156 में आइए। बच्चों ने उठाया पहला कदम, मिला? पहला लाइन है कर्नाटका के होलगुंडी गांव, इसको अंडरलाइन कीजिए। ये कहानी बहुत अच्छी है, ये कहानी बहुत ही अच्छा है, इसको आप लोग पूरा पढ़िएगा, आप लोग का ड्यूटी है, हम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे तो कीड़ा इतना उड़ रहा है कि बैठना मुश्किल कर दिया। तो ये कहाँ से इतना सारा आ गया, ये तो और भरते ही जा रहा है। देखिए कर्नाटका का होलगुंडी ग्राम, ये याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद नीचे सेकंड पैराग्राफ में आइए, सेकंड वाला पैराग्राफ में दिया गया है, इस गांव की पंचायत परेशान थी जब लोगों ने इसके बारे में बात की। इस गांव की पंचायत की एक बहुत खास बात है, यहाँ से अंडरलाइन कीजिए, इस गांव की पंचायत की एक खास बात है, इस पंचायत में बड़ों के साथ बच्चे भी हैं। पंचायत में 5 जो मुखिया होते हैं उनके साथ बच्चे भी हैं। बच्चों की इस पंचायत का नाम क्या है, भीमा संघ। इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। बच्चों की पंचायत का नाम क्या है, भीमा संघ। इसके बाद थर्ड पैराग्राफ छोड़ दीजिए, फोर्थ पैराग्राफ में आइए। फोर्थ पैराग्राफ में बोल रहा है, भीमा संघ ने सोचा कि वे पहले उस टंकी को देखेंगे। ठीक है, मतलब पहले क्या होते थे, कुआं, नलकूप, तालाब, ये सब होता था, लेकिन अब वो सब सूख गया है। तो क्यों सूखे, क्यों उसमें पानी नहीं आ रहा है, वो लोग उसको जांचने गए थे। तो क्या बोले कि भीमा संघ ने सोचा कि पहले वो इस टंकी को देखेंगे। देखा तो पता चला कि टंकी कीचड़ पत्थरों से क्या है, पूरी तरह से भरी हुई है। पानी कहाँ से जाएगा फिर उसमें, उसमें पानी कहीं से कहाँ से भरता। उसकी दीवारों में भी दरारें थी, फिर पानी कैसे टिकता। आसपास ना कोई पौधा था ना घास थी, फिर कैसे होती हरियाली। ठीक है, इस जो ये जो हम अभी 3 जो लाइन पढ़े हैं,
इस 3 लाइन से कूट में क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर मान लीजिए जो आपका जो हम लोग का कुआं है या टंकी है, उसमें पानी भरने का क्या-क्या कारण, नहीं भरने का क्या-क्या कारण था। तो पूरी तरह से कीचड़ और पत्थर से भरा पड़ा था, पानी कहाँ से जाता? उसकी दीवारें जो थी दरारें पड़ी हुई थी, पानी उसमें टिकता ही नहीं, पानी तो बह के बाहर निकल जाता। आस-पास पेड़-पौधे भी नहीं थे, पेड़-पौधे की जड़ें क्या करती है? पानी को अवशोषित करती है, तो पेड़-पौधे नहीं रहेंगे तो पानी अवशोषित नहीं होगी। तो ये सारा रीज़न जो है इसमें से ये 3 लाइन से फुट में क्वेश्चन पूछ लेता है और बहुत बार पूछा है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में ये जड़ों की जाल, पेज नंबर 160 160 अध्यापक के लिए। अध्यापक के लिए पौधे जड़ों द्वारा पानी कैसे लेते हैं, यह इस उम्र के बच्चों के लिए समझना कठिन है। ठीक है, क्योंकि बच्चे प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं रहे हैं। क्या बोले थे कि इस उम्र के बच्चे प्रत्यक्ष रूप से जब तक नहीं देखेंगे चीजों को समझ नहीं पाएंगे, और जड़ जमीन के अंदर जड़ें पानी को कैसे अवशोषित करे वो चीज तो वो देख नहीं रहे हैं। तो फिर भी ये आवश्यक है कि उन्हें इसके बारे में सोचने के अवसर दिए जाए। ठीक है, थोड़ा बहुत उनको सोचने के अवसर दिए जाए। बच्चों का चिंतन अलग अलग स्तर का होता है, हर बच्चा अलग अलग तरीके से सोचेगा, उनका अलग अलग अपना विचार होगा। तो ये जरूरी है कि उनके विचार भी हम लोग सुने। ठीक है, चलिए पेज नंबर 161 में आइए। अरे जड़ें ऐसी भी 161 में लगाइए। बरगद के पेड़ की लटकन, यहाँ से बरगद के पेड़ की लटकन जिस पर अब्दुल और तुम्हारे जैसे बच्चे झूला झूलते हैं, असल में उसकी क्या है? वो जड़ें हैं। वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती है। ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती है। ये जो जड़ें जो हैं, ये जो जड़ें जो हैं कहाँ से निकल रही हैं? तने से निकल रही हैं। ये बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती है, क्योंकि बरगद का पेड़ बहुत विशाल और भारी होता है। तो ये क्या करती है? उसको सहारा देने का काम, खंभे की तरह सहारा देने का काम करती है। और दूसरे पेड़ों की तरह जमीन के अंदर भी बरगद के जड़ होती है। जैसे अन्य पेड़ों की जमीन के अंदर जड़ें होती है ना, इसकी भी जड़ें होती है। और तने से भी निकलती हुई जो लटकन जो होती है जिसमें झूला झूला जाता है, वो भी उसकी जड़ें ही है। वो बढ़ते 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 क्या होगी? जमीन के अंदर चली जाए। ठीक है, चलिए पेज नंबर 164 में आइए। क्या तुम जानते हो, लिखा हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में एक तरह का पेड़ पाया जाता है। देखिए उस पेड़ की खासियत क्या है। ऑस्ट्रेलिया का पेड़, और हम लोग का वो, हम लोग क्या पढ़े थे? किसका पेड़? पीपल का नहीं, तो पहले हम लोग क्या पढ़े थे? खेजड़ली का पेड़। इन दोनों को मिला के कंफ्यूज करने के लिए उसका भी एक दो वर्ड दे देगा, इसका भी एक दो वर्ड दे देगा। अब बोलेगा कि खेजड़ली पेड़ की विशेषता बताओ, तो उसमें से आपको छांटना होगा कि ये खेजड़ली पेड़ की विशेषता नहीं है, ऑस्ट्रेलिया पेड़ की विशेषता है। देखिए इसकी क्या विशेषता है? कितना पेज ऑस्ट्रेलिया नंबर बोले मैम? पेज नंबर 164 164। क्या तुम जानते हो? वो पूरा अंडरलाइन होगा। देखिए दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम होता है रेगिस्तानी ओक। सबसे पहले तो आप लोग इसके नाम से ही कंफ्यूज हो जाएंगे। पेड़ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। नाम दिया है रेगिस्तानी ओक, वहां पे ऑप्शन दिया जाता है रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है। नाम ऑप्शन में रेगिस्तान तो जरूर रहेगा, राजस्थान रहेगा ही रहेगा। और सभी बच्चे क्या करते हैं, नाम है इसका रेगिस्तानी ओक, लगा देंगे राजस्थान, लेकिन होता कहाँ है ये? ऑस्ट्रेलिया में। ध्यान रखिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है हम लोग का रेगिस्तानी ओक। इसकी ऊंचाई जो होती है हमारे क्लास के दीवाल के लगभग होती है। बहुत ऊंचा होता है यह पेड़, ठीक है, और पत्तियां बहुत ही कम होती है, क्योंकि रेगिस्तानी ओक है ये। ओक का मतलब क्या है? यहाँ पे पानी कम पाई जाती है, इसीलिए इसमें पत्तियां बहुत ही कम होती है। अंदाजा लगाओ इसकी जड़ें जमीन में कितनी गहराई तक जाती होंगी। ये सोचो, यदि ऐसे 30 पेड़ जमीन पर लाइन से बिछा दिए जाएं
लाइन से लिटा दिए जाएं, उस लंबाई तक जमीन में गहरी जाती है। इसकी जड़ें जो होती है जमीन में इतनी ज्यादा गहरी तक जाती है, इतनी जहां तक जब जब तक इसको पानी नहीं मिलता है इसकी जड़ों को, तब तक इसकी जड़ें जो है जमीन में अंदर की तरफ जाती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है। ठीक है, तो इसकी जड़ें जो होती है जमीन में बहुत अंदर तक रहती है। तो उसकी जो होती है जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए तब तक इसकी जड़ें बढ़ती ही जाती है। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता है। इस पेड़ में जो है ना, जब जड़ें पानी अवशोषित कर लेती हैं, जिस तरह से ऊंट की क्या विशेषता है, अपने गले में, हम्प में पानी स्टोर करके रखता है ना, इस जड़ की, इस पेड़ की ये विशेषता है कि अपने तने में, तना क्या होता है, खोखला होता है, तना पाइप की तरह खोखला होता है, उस तने में यह क्या करती है, पानी को जमा करके रखती है। इस इलाके में रहने वाले लोगों को यह बात पता है कि यहाँ इस पेड़ के तने में पानी जमा रहता है, और जब भी इस इलाके में पानी नहीं होता है तो वहां के लोग क्या करते हैं, तने के अंदर पतला पाइप डाल के पानी को में से निकाल। ये हम लोग क्या, रेगिस्तानी ओक की विशेषता है। क्या होती है इसकी विशेषता, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इसकी जड़ें जमीन में बहुत अंदर तक जाती है जब तक कि पानी ना मिल जाए, पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यह जो है पानी जो है अपने तने में स्टोर करके रखता है, जमा करके रखता है। और यहाँ के लोगों को यह बात पता होती है, जब भी वहां पे पानी की दिक्कत होती है वहां के लोग तने में पतला पाइप डालकर पानी निकालते हैं। ठीक है, ये था हम लोग का रेगिस्तानी ओक जो कि ऑस्ट्रेलिया में। खेजरेली वाला क्या था, हाँ, राजस्थान के खेजरेली गांव में वो वृक्ष पाया जाता है, वो भी रेगिस्तानी ही पौधा है। ठीक है, उसकी जो उसमें उसमें भी पत्ते कम होते हैं, उसकी फलियां पक्षियां खाती है, उसकी फलियों की सब्जी बनाई जाती है, उसकी पेड़ की छांव के नीचे बच्चे खेलते हैं, उसकी लकड़ियों में कीड़े नहीं लगते हैं, उसकी लकड़ियों में कीड़े नहीं लगते हैं, और उसकी जड़ें जो होती हैं जमीन में बहुत अंदर तक थी, उसकी जड़ें भी जमीन में बहुत अंदर तक जाती है। लेकिन वह कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। उसकी जड़ों में, उसकी लकड़ियों में कीड़े नहीं लगते। ठीक है, और उसकी छाल से दवाइयां बनाई जाती है। ये हम लोग का था खेजरेली वृक्ष का, और उसका और इसका दोनों का अक्सर मिक्स करके ही देता है। चलिए आइए पाठ 20 में आ जाइए, क्लास में पार्टी। ये नहीं पढ़ना है, पेज नंबर 168 में आ जाइए। बिहू का त्योहार आया, बिहू का त्योहार मिला। इससे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट, इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाता है। देखिए बिहू का त्योहार में सबसे पहले जो है पिक्चर्स के सामने जैसे भेला घर लिखा हुआ है ना, जैसे उसके सामने सेकंड लाइन से अंडरलाइन कीजिए। सेकंड लाइन में दिया हुआ है, आज बिहू त्योहार जो मनाया जा रहा है, चावल की नई फसल कटी है ना, इसको अंडरलाइन कीजिए। बिहू का त्योहार हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे नाम मेंशन नहीं किया है। सबसे पहले तो लिख लीजिए आप लोग पेंसिल से, बुक में कहीं ऊपर में लिख लीजिए, बिहू का त्योहार कहाँ मनाया जाता है। बिहू का त्योहार असम में मनाया जाता है। कहाँ, असम में। बिहू का त्योहार असम में, ठीक है, असम में मनाया जाने वाला यह त्योहार है। और क्यों मनाया जाता है, तो चावल की जब नई फसल कटती है ना, उसके उपलक्ष्य में लोग वहां के जो है, वहां के जो मूल निवासी हैं वो लोग बिहू का त्योहार मनाते हैं। ठीक है, कौन से राज्य में होता है यह त्योहार मनाया जाता है, असम राज्य में। और क्यों मनाया जाता है, तो चावल की नई फसल कटने के उपलक्ष्य में लोग यहाँ पे मनाते हैं। यहाँ पे वहाँ के जो वहाँ के जो आदिवासी जनजाति है, लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। ये सब आप लोग अपने से पढ़िएगा। नीचे आइए, अध्यापक के लिए, उसमें देखिए सारा क्वेश्चन मेन इसी से आता है। देखिए माघ बिहू, उसको कहते हैं माघ बिहू, माघ महीने में मनाया जाता है, इसीलिए इसका क्या नाम पड़ा, माघ बिहू। माघ बिहू जो है 14 और 15 जनवरी, याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन कब मनाया जाता है। तो माघ बिहू 14 और 15 जनवरी, जब हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं, ये लोग बिहू का त्योहार मनाते हैं, चावल की नई फसल कटने के उपलक्ष्य में। असमिया कैलेंडर के 10वें महीने, असमिया कैलेंडर के अनुसार भी पूछ लेता है, असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथम और द्वितीय तिथिया को मनाया जाता है। असमिया कैलेंडर के कौन से महीने, 10वें महीने माघ की प्रथम और द्वितीय तिथि को
प्रथम और द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को क्या कहते हैं? उरुका। 14 और 15 को मना रहे हैं ना, प्रथम को मना रहे हैं, प्रथम को जब मनाते हैं तो प्रथम वाले का वो लोग कहते हैं उरुका। इस दिन अस्थाई शेड यानी कि छप्पर बनाते हैं। देखो पिक्चर्स में एक तो अस्थाई शेड छप्पर दिखा हुआ है, दिख रहा है वैसे ही। तो उरुका के दिन वो लोग क्या कहते हैं? अस्थाई शेड या छप्पर बनाते हैं, जिसे वो लोग क्या कहते हैं? भेला घर कहते हैं। वो लोग अपनी भाषा में उसको भेला घर कहते हैं। और सामूहिक भोज का आयोजन होता है, यानी कि जितने भी उस समूह के लोग हैं वो लोग क्या करते हैं? भोज भात होता है उस लोग का। देखिए आगे दिया हुआ है, बोरा असम में खाए जाने वाली चावल की एक किस्म है। बोरा जो होती है एक तरह का चावल है। इस चावल की विशेषता क्या है? जो पकने के बाद चिपचिपी हो जाती है। बोरा जो है असम में खाए जाने वाली चावल की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपी हो जाती है। बच्चों को नक्शे में असम ढूंढने के लिए प्रेरित करे। यहाँ से क्वेश्चन आता है बिहू से। बिहू किस राज्य में मनाई जाती है? असम राज्य में मनाई जाती है। किस कारण से मनाई जाती है? तो चावल की नई फसल कटने के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? तो 14 और 15 जनवरी। ठीक है, असमिया कैलेंडर के अनुसार 10वें महीने के प्रथम और द्वितीय तिथियों को यह मनाया जाता है। माघ बिहू, इसको नाम माघ बिहू के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम दिन को उरुका कहते हैं। इस दिन अस्थायी शेड या छप्पर बनाया जाता है और सार्वजनिक भोज का आयोजन किया जाता है। ठीक है, बोरा यहाँ पे यहाँ की एक प्रकार की चावल है जो पकने के बाद क्या हो जाती है? चिपचिपी हो जाती है। इतना यहाँ से क्वेश्चन है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है। आगे देखिए पेज नंबर 169 में आइए। पेज नंबर 169 तनवीर दिया हुआ है। तनवीर वाला में ही चेवा चावल दिया हुआ है। ठीक है, चेवा चावल को अंडरलाइन कीजिए। चेवा चावल कहाँ मिलता है? असम में मिलता है। आप लोग वहां पे चाहो तो पेंसिल से लिख लो, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चेवा चावल कहाँ मिलता है? असम में मिलता है। ठीक है, इसके बाद सोन मोनी लिखा हुआ है। सोन मोनी में आइए। सोन मोनी में देखिए दिया हुआ है ताओ, लिखा हुआ है ताओ। ताओ का मतलब होता है कड़ाही। देखिए ब्रैकेट लिखा हुआ है। एक मिनट, ठीक है। ताओ जो लिखा हुआ है, ताओ जो है असमिया भाषा में ताओ का मतलब होता है कड़ाही। ये याद रखिएगा, ताओ का मतलब कड़ाही। इससे पहले भी आप लोगों को बताए थे और भी छोटे छोटे शब्द बताए थे। किसको? हाँ, ये सबसे भी क्वेश्चन आ जाता है। उरुगा, उरुगा। ताओ का मतलब होता है कढ़ाई को आग पर रख कर, देखो बनाया कैसे जाता है। ये जो चेवा चावल का बात हम लोग अभी किए थे ऊपर में, ये चेवा चावल बनाया कैसे जाता है, बनाने की विधि है। देखिए क्या हुआ, ताओ कढ़ाई को आग पर रख कर उसमें पानी उबालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? आग पर रखेंगे, उसमें पानी डाल देंगे, पानी उबालेंगे और उस पर रखेंगे भीगे हुए चावल से भरे हुए कढ़ाई। और उसके ऊपर क्या करेंगे? भीगे हुए चावल से भरे कढ़ाई रख देंगे। फिर उसे केले के पत्ते से क्या करेंगे? चावल को ढक देंगे और थोड़ी देर में हो जाएगा चेवा चावल तैयार। ये विधि याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, यही सब क्वेश्चन आता है। बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? असम में। तुम्हारे यहाँ कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? तो आप अपने क्षेत्र के त्योहार को बताओ, आपका भी कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल त्योहार होगा। ठीक है, पेज नंबर 170 पे आइए, आज यही तक पढ़ाएंगे। पेज नंबर 170, एक जगह मेजी मेजी लिखा हुआ है, आग जल रहा है, लकड़ियां हैं। जस्ट उसी में 3 लाइन छोड़ के चौथे लाइन में आइएगा। ज्यादातर औरतें ने पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनी है। तो असम की औरतें ज्यादातर कहाँ कैसी साड़ियां पहनती है? तो पाट और मूंगा की मेखला चादर जैसी साड़ियां पहनती है।
कहाँ की औरतें? असम की औरतें। ठीक है, ठीक है। चलिए इसके बाद आइए पेज 171 में मिड डे मील लिखा हुआ है ना, मिड डे मील, उसके नीचे वाले पैराग्राफ में आइए, उसका पहला लाइन छोड़ दीजिए, दूसरा लाइन, कभी भात सुक्तो, भात सुक्तो जो लिखा हुआ है उसको अंडरलाइन कीजिए। भात सुक्तो बगल में लिखा हुआ है चावल और रस्से वाली सब्जी। भात सुक्तो का मतलब क्या होता है असमिया भाषा में? तो भात सुक्तो का मतलब होता है चावल और रस्से वाली सब्जी। इसको अंडरलाइन कीजिए। इतना छोटा छोटा से क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके बाद पेज नंबर 173 बच्चों का हक मिड डे मील, इसको पूरा अंडरलाइन कर लीजिए। बच्चों का हक मिड डे मील, इसको पूरा अंडरलाइन कर लीजिए। हमारे देश के बहुत से बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिलता है। इनमें से कई बच्चे तो स्कूल बिना खाए जाते हैं। खाली पेट होने के कारण पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं लगा पाते। ठीक है, कुछ साल पहले हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया। क्या है? प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8, ये भी याद रखिएगा, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 8 के स्कूलों में सभी बच्चों को पका हुआ और गर्म खाना मिलना चाहिए, यही सभी बच्चों का अधिकार है। ये पूरा अंडरलाइन कर लीजिए। हो गया, आज हम लोग यहीं तक करेंगे। इसके बाद जो चैप्टर है खाना खिलाना, इसमें बहुत कुछ नहीं दिया गया है, इसमें कुछ भी नहीं दिया है। गुरुद्वारे में जो खाना खिलाया जाता है उसको क्या कहते हैं, इतना आप लोग को पता? लंगर कहते हैं। दुनिया मेरे घर में, इसमें भी बहुत कुछ नहीं दिया हुआ है। कल अगर हम लोग शाम को क्लास लेते हैं तो इस बुक को भी खत्म करेंगे और प्लस क्लास 5 की बुक को भी। क्लास 5 वाला बुक मेरे पास है, मेरे पास नहीं, आप लोग को दिए हैं नहीं ना? मेरे पास होगा ना। इसमें लैंगिक भेदभाव के विषय में बताया जा रहा है, लैंगिक मुद्दा ज्यादा नहीं है। कल अगर क्लास करेंगे शाम को तो ये हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। हम ये बुक ले जाएं।